ये सिविल मामले होते हैं। कौन से मामले होते हैं? सिविल मैटर्स होते हैं। क्योंकि ये सिविल मैटर होते हैं तो सिविल कोर्ट में नहीं जाने चाहिए क्या? अगर ये सिविल मैटर होते हैं तो सिविल कोर्ट में नहीं जाने चाहिए क्या? बताओ कि भाई ये सिविल मैटर है तो ये सिविल कोर्ट में जाने चाहिए, ये सिविल कोर्ट में क्यों नहीं जाते? यस, ये सिविल मैटर होते हैं तो ये सिविल कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? ध्यान दे देना। सेक्शन 5 सीपीसी, सेक्शन 5 सीपीसी का सिंपल सी बात बोलता है कि जो भी रेवेन्यू के मामले होते हैं, जो भी रेवेन्यू के मैटर होते हैं जिनके लिए कोई लोकल लॉ, या मैं बोल दूं कि जिनके लिए किसी लोकल स्टेट ने कोई कानून बना के उन मामलों के लिए एक अलग से अथॉरिटी बना रखी है। दोबारा बोल रहा हूं, सेक्शन 5 गुड, ठीक है। सेक्शन 5 नहीं, ये आपने थोड़ा गलत बोल दिया, अभी बता देता हूं। सेक्शन 5 ये बोलता है कि वो रेवेन्यू के मामले, जिस मामलों के अंदर अगर लोकल लॉ के अंदर कोई अथॉरिटी बनाई गई है, जैसे कि यहां बनाई गई है, राजस्थान स्टेट ने एक लोकल लॉ बना के रेवेन्यू कोर्ट की अथॉरिटी बना रखी है। तो अगर कोई भी ऐसे रेवेन्यू मामले हैं जिनके लिए लोकल लॉ बनाकर एक अथॉरिटी बनाई गई है, तो वो रेवेन्यू के मामले उसी किसके पास जाएंगे? उसी अथॉरिटी के पास जाएंगे। उन मामलों में सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी। पर अगर कोई भी ऐसा मामला है जो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में बात ही नहीं हुई है, वो रेवेन्यू का मामला है पर उसको राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट नहीं लगता है, फिर सिविल कोर्ट में ही मामला जाएगा। तो ध्यान देना, क्यों सिविल कोर्ट में नहीं जाता है? सेक्शन 5 ऑफ सीपीसी ये बोलता है कि जो रेवेन्यू मैटर्स होते हैं, अगर उनके लिए कोई लॉ बनाया गया है और कोई अथॉरिटी है, या मैं बोल दूं कोई लोकल लॉ बनाया गया है और कोई लोकल अथॉरिटी है, जैसे राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट बनाया गया और उसके अंदर रेवेन्यू कोर्ट बनाई गई है, तो जो मामले हैं रेवेन्यू के वो इस अथॉरिटी के पास जाएंगे। तो इसीलिए सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है सेक्शन 5 के हिसाब से। ये एक चीज ध्यान नहीं रखनी है। बट ऐसा है कि आप अगर मान लो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हो ना, आप जब सीपीसी पढ़ो ना तब भी आपके पॉइंट स्टक कर जाएगा, अरे यार हाँ ये बात लिखी हुई है ना इन्होंने, तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो नॉर्मली ऐसे ही बात थी, मैंने बता दी कि भैया आप लोगों को भी थोड़ा एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट मिल जाए ताकि क्लास में मन लग जाए। बाकी कुछ पूछेगा नहीं वो यहाँ से, कि आपसे यहाँ से पूछ लेगा कि अच्छा ये क्यों, वो सीपीसी में भले पूछ लेगा, वो भी डायरेक्ट पूछेगा कि कौन सा सेक्शन ये बोलता है कि रेवेन्यू मामलों में सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, सेक्शन 5, बात खत्म। वो सीपीसी में पूछेगा, यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा। ये तो ठीक है, बताना था मैंने, थोड़ा इंटरेस्टिंग सी बात थी तो बता दी। ओके, अब आ जाओ टॉपिक पे। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 फोर्स में आया 1958 के अंदर, 15 जून 1958 को ये फोर्स में आया था, ठीक है। हिस्ट्री अपने नहीं करेंगे, अपने काम की नहीं है। अगर अपने पास मतलब अपने जब भी समय होगा, जब अपने समय से लैंड रेवेन्यू एक्ट मतलब कोई और प्रेशर नहीं है कि फटाफट खत्म करना है, तब अपने इसकी हिस्ट्री पढ़ लेंगे कि कैसे आया, क्या हुआ, क्या कहानी हुई, वो सब चीजें। अब आ जाओ इसका सेक्शन 2। सेक्शन 2 इसका सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि जो ये राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है ना, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, ये जो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 है ना, ये राजस्थान टेनेंसी एक्ट या जो भी अदर लॉज है उनको उनको कहीं से भी रिपील नहीं कर रहा है, उनके खिलाफ नहीं जा रहा है। जितनी भी एनेक्टमेंट है, ऑल एनेक्टमेंट्स, या मैं बोल दूं ऐसे कोई भी कानून जो लैंड रेवेन्यू एक्ट ने, सीधा लिख देता हूं, ठीक है, लैंड रेवेन्यू एक्ट ने रिपील नहीं किए, उनको इफेक्ट नहीं करेगा। ये ध्यान दे देना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट और राजस्थान टेनेंसी एक्ट एक साथ चल सकते हैं? चल सकते हैं। क्या राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट और कोई भी कानून एक साथ चल सकता है? चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि जहां लैंड रेवेन्यू एक्ट लग रहा है वहां और कोई कानून ही नहीं लगेगा, लग सकता है। बस ऐसा कोई भी कानून जो लैंड रेवेन्यू एक्ट ने रिपील किया है, कौन सा सेक्शन है रिपील को लेकर?
263 छोटा सा है, वो अपने बाद में देख लेंगे। सेक्शन 263। तो एक चीज ध्यान रखना, कोई भी ऐसी कानून जो लैंड रेवेन्यू एक्ट ने रिपील नहीं किए हैं उनको वो अफेक्ट नहीं करता है, वो सब कानून भी लैंड रेवेन्यू एक्ट के साथ चल सकते हैं। इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट, सेक्शन 3। सेक्शन 3 से मेरा मानना है कि वो आपसे डेफिनेशन के मीनिंग नहीं पूछेगा, क्योंकि डेफिनेशन की मीनिंग में कुछ है ही नहीं। वो पूछे क्या, पूछने लायक कुछ हो तो वो पूछे भी। यहां से अगर वो पूछेगा ना तो वो आपसे ऐसे पूछ सकता है, भाई लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के बारे में कहाँ बताया गया है, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के बारे में कहाँ बताया गया है, सेटलमेंट ऑफिसर के बारे में कहाँ बताया गया है, ऐसा कुछ भी। तो अपने पास दो ट्रिक है, दोनों ट्रिक से अपनी ये डेफिनेशन खत्म हो जाएगी। अब आ जाइए डेफिनेशंस। डेफिनेशंस सेक्शन 3। सेक्शन 3 डेफिनेशन, सॉरी हाँ बोर्ड से बाहर चला गया मामला। डेफिनेशन को लेकर सेक्शन 3 सिंपल सी बात बोलता है। पहले ट्रिक लिख लेते हैं। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ने अपने एजेंट को सेटलमेंट ऑफिसर बनाया इन विलेज। अब ध्यान दे देना, एक बार ध्यान दे देना, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, उसने अपने एजेंट को सेटलमेंट ऑफिसर बनाया विलेज में। एक जो बात जो ऑब्वियस अपने को ध्यान रखनी है कि यहां पर सेक्शन नंबर कैसे हैं, 311, उसके बाद ऐसे 31, मैक्सिमम लास्ट कितना है 8, ठीक है, रोमन नंबर है 311318, ठीक है। अब ध्यान दे देना, अब ध्यान दे देना। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ने अपने एजेंट को सेटलमेंट ऑफिसर बनाया विलेज के अंदर। तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, एजेंट का यहां पर जो ऑफिशियल है, मतलब डेफिनेशन के अंदर जो नाम है वो है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। क्या है, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। अब लिख देते क्या क्या नंबर है इनका, एक मिनट, ठीक है, मुझे लगा स्क्रीन कहीं हैंग हो रही। सेक्शन 311, सॉरी ऐसे नहीं लिखता है, सेक्शन 311, सेक्शन 313, हाँ, सेक्शन 314, सेक्शन 315, सॉरी एक मिनट, यस, ठीक है। अब ध्यान रख लेना, कैसे याद रखोगे। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ने अपने एजेंट को सेटलमेंट ऑफिसर बनाया विलेज में। बस ये ध्यान रखना है, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के बाद एक टर्म आती है प्रिस्क्राइब्ड, हमको नहीं पढ़ना। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ने अपने रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को सेटलमेंट ऑफिसर बनाया विलेज में। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर 311, 313, 314, 315, ठीक है। कोई भी डाउट कुछ भी। अब आ जाओ कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। मोटा मोटी इसको पहले बता देते हैं, फिर अपने इस पे लिख भी लेंगे। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो होता है ना, अपने इसके आगे आगे जाके अपने इसके बारे में बात भी करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। किस पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पर ध्यान देना, डेफिनेशन में आपके बोला गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पर प्रैक्टिकली मतलब आगे भी हम ये बात पढ़ेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, ये तहसील लेवल पे भी होता है। काम क्या होता है, काम होता है इनका, जो ये लैंड के सर्वे होते हैं ना, जो मान लो जमीनों के सर्वे किए जाते हैं, जमीनों को लेकर रिकॉर्ड बनाए जाते हैं कि किसकी जमीन कौन सी है, तो ये ऑफिसर करते हैं, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर करते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट पे होता है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, किस पोस्ट वाले को बनाया जाता है, कलेक्टर को। जिले लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कलेक्टर होता है वो होता है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। तहसील लेवल पर तहसीलदार, तहसील लेवल पर तहसीलदार, क्यों, तहसील का हेड तहसीलदार, जिले का हेड कलेक्टर। तो ये ध्यान रख लेना, अपने इसके बारे में लिख भी देंगे। रिकॉग्नाइज एजेंट के अंदर हमको एक बात ध्यान रखनी है कि जो रिकॉग्नाइज एजेंट है वो राइटिंग के अंदर अपॉइंट हो सकता है या ओरली, राइटिंग के अंदर। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट मैं राइटिंग में अपॉइंट कर सकता हूं। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट क्या होता है, वो पर्सन जिसको मैंने अपॉइंट किया है वो मेरे बिहाफ पे काम करेगा, एक्ट करेगा, जो भी अपीयरेंसेस करेगा, पर वो राइटिंग में अपॉइंट होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट यहाँ कब है, अगर राइटिंग में हो तो।
सेटलमेंट ऑफिसर के बारे में अपने आगे बात करेंगे। सेटलमेंट ऑफिसर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे सेटलमेंट को लेकर। जब हम लैंड रेवेन्यू की बातें करेंगे ना, रिकवरी की, तब उसमें सेटलमेंट की बातें भी पढ़ेंगे। सेटलमेंट ऑफिसर जो होता है, इसके अंदर एक तो होता है सेटलमेंट कमिश्नर, एक होता है सेटलमेंट ऑफिसर। ऑफिसर तो होते हैं जो जिले लेवल पर रखे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रखे जाते हैं। तो ये उसकी बात करता है कि सेटलमेंट ऑफिसर कौन होता है, जो जिले लेवल पे जो रखे जाते हैं सेटलमेंट ऑफिसर। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ इतना बताया गया सेटलमेंट ऑफिसर क्या होता है। फिर उसके बाद आ जाइए विलेज के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। सिंपल बोला गया कि भैया जमीन का वो भाग जिसको एज ए विलेज नोटिफाई किया गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं टॉपिक जिसके अंदर मैं ये बोल दूं कि हाँ भाई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पर वो ये जरूर पूछ सकता है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के बारे में सेक्शन नंबर, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के बारे में सेक्शन नंबर, सेटलमेंट ऑफिसर के बारे में सेक्शन नंबर, विलेज वर्ड के बाद विलेज वर्ड कहाँ डिफाइन है। यहां से वो कुछ पूछेगा नहीं। रीजन, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के बारे में अपने आगे इतना डिटेल में पढ़ चुके होंगे कि एग्जामिनर को पता है कि अगर उसने ये पूछा तो वो फ्री के नंबर देगा आपको। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के बारे में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, वो नहीं पूछेगा क्योंकि और बहुत बातें हैं उसके पास पूछने लायक। 260 सेक्शन है, मतलब 263 है और बहुत चीजें हैं। यहां से अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, सेक्शन नंबर पूछेगा। तो एक बार इसको लिख लेते हैं, अपने को जितना लिखने की जरूरत है। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के बारे में अगर मतलब जो डेफिनेशन दी गई है उससे बाहर भी अगर लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ये बंदा अपॉइंट होता है अंडर सेक्शन 20। सेक्शन 20 के अंदर इसके बारे में हम बात करेंगे। 15-16, हाँ सेक्शन 20 के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 20 बात करता है कि भाई लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो है ना, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है और तहसील लेवल पे भी होता है, और तहसील लेवल पे भी होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो कलेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है और तहसील लेवल पे तहसीलदार को। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है लैंड सर्वे करना, लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करना, लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये इसका काम होता है। डेफिनेशन में तो हालांकि कुछ नहीं बोला हूं, तो सिंपल सा बोला कि भैया लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर वो ऑफिसर जो सेक्शन 20 में अपॉइंट होता है और कलेक्टर या फिर किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है। आपको हो सकता है वहां पर समझ ना आए, तो इस तरह से याद कर लो, क्योंकि अपने को अभी चीजें क्लियर करनी है। लिखना क्या है क्या नहीं लिखना वो मेंस की बात है, अभी अपने को टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो समझ लो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर सेक्शन 311। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर कौन होता है, ये सेक्शन 20 में पूछ सकता है। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर कौन से सेक्शन में अपॉइंट होता है, सेक्शन 20 में। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर किसको अपॉइंट किया जाता है, तो ध्यान रखना, अगर वो बिल्कुल बोल रहा है आपको कि भैया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर कौन होगा, कलेक्टर। तहसील लेवल पर कौन होगा, तहसीलदार। और अगर वो ऐसे पूछ रहा है कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर किसको बनाया जा सकता है, ऑप्शन दे रहा है कलेक्टर, तहसीलदार, बनाएगा कौन, मतलब डेजिग्नेट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो किसको डेजिग्नेट किया जा सकता है, वो ऑप्शन दे रहा है कलेक्टर, तहसीलदार, कोई भी, मतलब दोनों। तो कलेक्टर तहसीलदार। अगर वो बिल्कुल स्पेसिफिक पूछ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होता है, तहसील लेवल पे, तब ध्यान दे देना। ठीक है, उसके बाद उसका काम नहीं पूछता अपने से, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, एक ये पूछा जा सकता है। कोई भी डाउट, कुछ भी समझ आ रहा है, अगर नहीं समझ आ रहा तब भी बता दो कि भाई समझ ही नहीं आ रहा। यस, अपने लोगों को, मतलब नॉर्मली आपकी बात करूं या मेरी भी बात करूं, अपने लोगों को ये लैंड रेवेन्यू एक्ट इसलिए थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि अपने लोगों ने जो इसके अंदर जो ये लोग ऑफिसर्स के नाम देते हैं ना, हम लोग जनरली वो नाम नहीं सुनते हैं क्योंकि अपना काम नहीं होता है। तो अपन लोगों ने नॉर्मली ये नाम नहीं सुने होते हैं। हम लोग जुडिशरी के स्टूडेंट हैं, हम लोग को कोर्ट के बारे में पता होता है, कोर्ट के ऑफिसर्स के बारे में पता होता है, पीपी, एपीपी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके बारे में पता होता है। हमको नहीं पता होता भाई जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसमें क्या हो रहा है। तो ये एक्चुअली में तो प्रैक्टिकली तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ठीक है। बट ठीक है, उन्होंने कहा है तो अपने को पढ़ना पड़ेगा। यस, हाँ जी, दोबारा बता देता हूँ। बिल्कुल अपने डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान दे देना कि भाई अपने क्या पढ़ रहे हैं अभी, डेफिनेशंस। डेफिनेशंस हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वैसे तो ऐसा नहीं कि डेफिनेशन आएंगे, मतलब बहुत अच्छे चांसेस नहीं है, मैं मानता हूं, क्योंकि उसके अलावा बहुत बातें हैं, बट फिर भी अगर आ सकता है तो अपने को पता होना चाहिए।
तो डेफिनेशन के अंदर हमने पहला पार्ट जो डेफिनेशन का उठाया, उसमें हमने उठाया एक ट्रिक कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ने अपने एजेंट को सेटलमेंट ऑफिसर बनाया इन विलेज, जिसके अंदर हमने सबसे पहले उठाया लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। ये होता कौन है? तो ध्यान दे देना, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो होता है, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर सेक्शन 20 के अंदर अपॉइंट किया जाता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं बोला जाता जी, वो एसडीएम को बोला जाता है, तहसीलदार को तो नहीं बोला जाता है ना। तहसीलदार को तो अभी आते हैं, इसमें पहले ये बता दो, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर सेक्शन 20 के अंदर अपॉइंट होता है। सेक्शन 20 में हम लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये बोलेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, वो कई तरह के ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है, जिसमें हम एक पढ़ेंगे लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर कौन होता है? ये जिले लेवल पे अपॉइंट किया जाता है, तहसील लेवल पे अपॉइंट किया जाता है, जिसका काम होता है लैंड के सर्वे करना और उसके रिकॉर्ड बनाना। ऑब्वियस है ऑफिसर खुद नहीं करता है, बट उसको सुपरवाइज करना, ठीक है। जिले लेवल पे लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जिले या तहसील लेवल पे होता है। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो है, जो जिले लेवल पे होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, उसको बोला जाता है कलेक्टर, और जो तहसील लेवल पे होता है उसको बोला जाता है तहसीलदार। कलेक्टर को, जिले लेवल पे कलेक्टर को लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर बनाया जा सकता है, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट का अगर हेड बनाना है किसी लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को, तो किसको बनाया जाएगा? कलेक्टर को। तहसील का अगर हेड बनाना है किसी लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को, सॉरी, तहसील का अगर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर बनाना है तो किसको बनाया जाएगा? तहसीलदार को। तो इतनी सी कहानी है। क्यों? जिले का हेड होता है कलेक्टर, तहसील का हेड होता है तहसीलदार। हाँ जी जी, तहसीलदार को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं बोला जाता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीओ, इनको बोला जाता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को नहीं बोला जाता है तहसीलदार। और कई बार ऐसा होता है, जैसे अपने इसमें पढ़ेंगे भी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एसडीएम है या फिर जो ये तहसीलदार है, इनको एडिशनल प्रभार, एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, जो ये नहीं होती, हाँ अभी बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, तहसीलदार को ना ये जो होती है ना रिवेन्यू कोर्ट, रिवेन्यू कोर्ट का चार्ज दे दिया जाता है। तो उस केस में हम बोल देते हैं कि क्योंकि वो रिवेन्यू कोर्ट एक एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेट का मामला होता है, तब हम बोल देते हैं कि ये इस समय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक कॉमन टर्म्स होती हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट हम तब यूज करते हैं कि वो मजिस्ट्रेट, वो ऑफिसर जो जुडिशियल काम कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो ऑफिसर जो एग्जीक्यूटिव मामलों का काम देख रहे हैं। तो अगर तहसीलदार जो है रिवेन्यू कोर्ट देख रहा है, रिवेन्यू कोर्ट के अंदर कोई काम कर रहा है, मतलब रिवेन्यू कोर्ट को जज कर रहा है एक तरह से, तब हम उसको बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इस वजह से हो सकता है। वो तो अलग चीज हो गई वो, हाँ, जैसे आपने भी इलेक्शन वाला भी एग्जांपल दिया, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो इलेक्शन वाला हो गया, ठीक है। या फिर नॉर्मली ऐसा होता है रिवेन्यू के मामलों में ज्यादातर होता है, पर रिवेन्यू के मामलों में अगर जनरली आप उठाओगे तो देखोगे कि एसडीएम के पास मामला होता है, एडीएम के पास मामला होता है, तहसीलदार के पास नहीं होता। पर अगर एडिशनल तहसीलदार को दिया गया है चार्ज एसडीएम एडीएम का, तब फिर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, है ना। नहीं, दी बात तो आपकी सही है दिनेश जी, पर कई बार तहसीलदार को दे दिया जाता है एडिशनल प्रभार, हम पढ़ेंगे, दिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि दिया नहीं जा सकता, दिया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट प्रभार दे सकती है तहसीलदार को भी। अब आ जाओ टॉपिक पे। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर इंपॉर्टेंट है भैया, अच्छे से पढ़ लेना। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर हो गया, अब आ जाओ आगे। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के बाद क्या था? रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। ध्यान दे देना क्या लिखा गया है, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, एजेंट वर्ड नहीं है, क्या है? रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। और ये चीजें जरूर अच्छे से समझ लेना कि कैसे लिखा हुआ है। 3(1) सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 का क्लोज 3, ये चीज अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब आ जाओ रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, पर्सन अपॉइंटेड इन राइटिंग, ये ध्यान रख लेना, ये राइटिंग में अपॉइंट होता है, टू डू अपीयरेंस एक्ट एप्लीकेशन on behalf of another, on behalf of another। तो नॉर्मली तो हमको पता ही एजेंट क्या होता है, आपने या मैंने किसी को रखा जो अपने लिए, आपके लिए या मेरे लिए काम करेगा, दैट इज एजेंट। बस यहाँ ये ध्यान रख लेना कि रेवेन्यू एक्ट कहता है कि एजेंट राइटिंग में अपॉइंट होना चाहिए, बस इतनी सी बात ध्यान रख लेना, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेक्शन नंबर इसका अच्छे से देख लेना। अब आ जाइए सेटलमेंट ऑफिसर। सेटलमेंट ऑफिसर के बारे में यहां कुछ नहीं बताया गया।
सेटलमेंट ऑफिसर की अगर हम बात करें तो सेक्शन 3 में डेफिनेशन क्लोज बोल दो, या जिस इन्होंने जो नाम दिया है इंटरप्रिटेशन क्लोज, सेक्शन 3 में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। अपने भी जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे, अभी इसको बस इतना लिख लो कि ये भैया सेक्शन 3 के 1(4) में बताया गया है। बस सेटलमेंट ऑफिसर हो, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर हो, एडिशनल सेटलमेंट ऑफिसर हो, सब एक जैसे ही होते हैं, सब एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, अभी मतलब एक मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों को, अभी ना इन चीजों पे मत पढ़ना कि यार ये क्या होते हैं, अभी तो बस मोटा मोटी अच्छा ऐसा कुछ होता होगा, बस इतना देखो क्या होता होगा। क्यों? क्योंकि अपने आगे जाके अभी बात करेंगे, तब अपने इनको अच्छे से समझेंगे, इनकी हायरार्की देखेंगे। हायरार्की मतलब कहाँ से चालू होती है, नायब होता है, फिर तहसीलदार होता है, फिर उसके ऊपर कौन, वो अपने अच्छे से समझेंगे, किसका क्या काम होता है वो भी अपने देखेंगे, तो आपको तब सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी एक बार बस जितना इस एरिया में मतलब सेक्शन 3 डेफिनेशन की बात करूं, जितना समझने की जरूरत है ना, बस उतना ध्यान रख लो। अब आ जाओ विलेज। विलेज में भी कुछ नहीं बताया गया, सिंपल लिखा गया कि भैया सेक्शन 3(1)(5) जो है वो विलेज के बारे में बात करता है, जो बोलता है कोई भी ऐसी लैंड जिसको नोटिफाई किया गया है एज विलेज बाय स्टेट गवर्नमेंट, कौन? बाय स्टेट गवर्नमेंट, बस दिस इज विलेज। कुछ भी इंपॉर्टेंट यहां से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट ये चीज। आपसे ये पूछ ले तो पूछ ले, मैं कह नहीं सकता, बाकी मैं बोलूं कि भाई यहां से कुछ भी इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक सेक्शन अपने लिए इंपॉर्टेंट है जो है सेक्शन 3(1)(5)(6)(7), जो सिंपल सी बात बोलता है कि भाई कोई भी वर्ड जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में यूज है, डिफाइन है टेनेंसी एक्ट में, राजस्थान टेनेंसी एक्ट, राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। कुछ भी गलत लिखूं ना तो प्लीज बता देना, ठीक है। राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 में, तो उस वर्ड का मीनिंग राजस्थान टेनेंसी एक्ट से लिया जाएगा। हम ये क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ना कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे पिछली बार आरजेएस मेंस हुआ, उसने क्या क्वेश्चन पूछा, मेंस का क्वेश्चन है ये, कि ये जो प्रोबेशन के अंदर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है ना, उसके अंदर अगर किसी को प्रोबेट मतलब माफ कर दिया जाता है तो क्या उस पे कन्विक्शन को लेकर जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है ना, कि भाई मान लो अगर मेरे को आज सजा हो गई तो मैं नौकरी नहीं कर सकता, नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, वो लगेगी या नहीं? तो कन्विक्शन को रिलेटेड लेकर जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो प्रोबेशन में लगेगी या नहीं? अब है तो वो छोटा सा सेक्शन, एक लाइन है सिर्फ, और वो शायद 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन था वो, शायद 2 लाइन का वो सेक्शन है। सेक्शन नंबर लिखना है, क्या बोलता है सेक्शन, और बाद में वो आंसर लिखना है, 2 या 3 लाइन का आप मान लो। तो एग्जामिनर क्या ऐसी बातें पूछ लेता है कि भाई राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में अगर कोई वर्ड यूज किया गया है पर वो वहां पर डिफाइन नहीं है, उसका मीनिंग वहां पर नहीं है एक्ट के अंदर, तो हम मीनिंग कौन से एक्ट से लेंगे? राजस्थान टेनेंसी एक्ट से। कहां से लेंगे? राजस्थान टेनेंसी एक्ट से। ये एक चीज ध्यान रख लेना, ठीक है, ये एक चीज है। तो अभी तक सिर्फ इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, 3(1) अच्छे से देख लेना, मतलब लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर अच्छे से देख लेना। उसके बाद एजेंट के अंदर कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं, सेटलमेंट ऑफिसर में कुछ देखने के लिए, विलेज में कुछ नहीं, और एक ही 2 सेक्शन है, एक तो 3(1)(1) और एक 3(1)(7). उसके अलावा बीच में सिर्फ इंडेक्स देख लेना, इतना बहुत है। अब आते हैं इसकी दूसरी ट्रिक, ये अपना हो गया, सॉरी हाँ ठीक है। अब आ जाइए इसकी दूसरी ट्रिक के ऊपर, जो अपना है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। कहां पर है? म्युनिसिपैलिटी में, क्या नाम है, आबादी एरिया में, पंचायत में, पंचायत में। ध्यान रखना कैसे, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो होता है वो सब जगह होता है। कहां कहां होता है? शहरी क्षेत्र उठा लो जिसको आप म्युनिसिपैलिटी बोलते हो, आबादी क्षेत्र उठा लो, आबादी क्षेत्र मतलब जहां पर कोई रहता है, और पंचायत में, सब जगह होता है। तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर कैसे याद रखोगे?
लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ऑन मैप, MAP, मैप। हर जगह कहीं भी उठा लो आपको लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि लैंड सर्वे तो सभी जगह होता है। ये एक चीज है। अब आ जाइए इसके अंदर कैसे याद रखोगे। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर कहाँ है? 311, ये लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है। अब इसी के अंदर लिखा गया, मतलब इसके अंदर मतलब इसी के बाद अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, तो ये हो जाएगा 31A 31B कोई भी डाउट कुछ भी अभी तक? कोई भी? हाँ जी। अच्छा, ऑनलाइन वर्जन है क्या? कोई बात नहीं, ये अमेंडमेंट से आया हुआ है, ठीक है। हालांकि लिख लेना, हालांकि आप नहीं, मान लो मैं हूं, मेरे पास भी वो है, कानून प्रकाशक की बेरेक्ट है, मतलब इसमें भी थोड़ा बहुत है, कोई ऐसी बातें हैं जो पता होनी चाहिए कि भाई कौन सी अमेंडमेंट ये वो, पर ठीक है नहीं लिखी हुई है, तो आप इस, ये तो इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, ठीक है। तो बेरेक्ट मंगवा लो यार, कोशिश करो बेरेक्ट मंगवा लो, क्योंकि बेरेक्ट जो ऑनलाइन वाली बेरेक्ट होती है ना, अपने उस पर रिलाई नहीं कर सकते, वो लेटेस्ट है नहीं है, तो इसलिए प्लीज मंगवा लो। तो अब ध्यान दे देना, कैसे याद रखोगे। पहली ट्रिक हो गई, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ने अपने एजेंट को सेटलमेंट ऑफिसर अपॉइंट किया गांव में, बात खत्म हो गई। अब आ जाओ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ऑन मैप। मैप मतलब म्युनिसिपैलिटी, आबादी एरिया, पंचायत। अब आपसे वो पूछ सकता है म्युनिसिपैलिटी कहाँ डिफाइन है, आबादी एरिया कहाँ डिफाइंड है, पंचायत कहाँ डिफाइन है। और अब ध्यान दे देना, आबादी एरिया किसको बोला जाता है? नजुल लैंड। आबादी एरिया का वैसे तो मतलब होता है जहां पर कोई रह रहा है, कोई भी शहर में, गांव में, म्युनिसिपैलिटी में, पंचायत में, कहीं पे भी अगर कोई रह रहा है, वहां पर लोग रहते हैं, वो आबादी एरिया है। आबादी एरिया को इस एक्ट में उस आबादी एरिया की जो जमीन होती है, मतलब वो जमीन जहां पर कोई रह रहा है, नॉर्मली तो हम बोलते हैं आबादी एरिया, एज पर एक्ट क्या बोला गया है? नजुल लैंड। तो आपसे पूछा जा सकता है ये कि आबादी एरिया को क्या बोला जाता है? नजुल लैंड। कहां पर है? 311B के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। म्युनिसिपैलिटी क्या है? जो म्युनिसिपैलिटी एक्ट के अंदर डिफाइंड है। पंचायत क्या है? जो राजस्थान पंचायत एक्ट के अंदर डिफाइंड है। ये इतनी सी बातें हैं। उसके अलावा एक छोटा सा और है, वो है आपका जो अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, इसके बारे में भी अपने आगे पढ़ेंगे, तो बस नॉर्मली याद रख लेना, रिवेन्यू एपिलेट अथॉरिटी। सेक्शन 20A के अंदर हम इसके बारे में बात करते हैं, रेवेन्यू एपिलेट अथॉरिटी के बारे में, और ये लिखा गया था सेक्शन 313A, ठीक है। मतलब रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के बाद ये ऐड किया गया था। इसके बारे में हम बात करते हैं सेक्शन 20A के अंदर, अमेंडमेंट से ही जुड़ा था ये। सेक्शन 20A के अंदर मोटा मोटी बता देता हूँ, रेवेन्यू एपिलेट अथॉरिटी ये थी कि एक अमेंडमेंट से बात जोड़ी गई कि भैया एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जा सकती है, मतलब एक अथॉरिटी बनाई जा सकती है, जो रेवेन्यू ऑफिसर है ना, जो जो अपने पढ़ेंगे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, ये जितने भी हैं, ये जो भी ऑर्डर पास करेंगे उनके खिलाफ आप अपील में जा सकते हो। ये है लैंड रेवेन्यू एपिलेट अथॉरिटी, ठीक है, RAA जिसको अपने बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना। कोई भी डाउट कुछ भी इंटरप्रिटेशन को लेकर, दोबारा बोल रहा हूं, यहां से आप लोगों को ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसका इंडेक्स अच्छे से कर लेना, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर अच्छे से देख लेना, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट देख लेना, और उसके अलावा कुछ भी ऐसा, एक वो राजस्थान टेनेंसी एक्ट वाली बात ध्यान रख लेना। बाकी इनका इंडेक्स याद रख लेना। इंडेक्स की 2 ही ट्रिक है, एक तो वो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर वाली ट्रिक, एक लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ऑन मैप वाली ट्रिक, बस और कुछ भी नहीं है। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के बाद 3 वर्ड जोड़े गए, और रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के बाद एक जोड़ा गया जो है रेवेन्यू एपिलेट अथॉरिटी, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं टॉपिक पे। कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। यहां से सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 1 से कब फोर्स में आया ये डेट इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 नॉट इंपॉर्टेंट, सेक्शन 3 से आपका इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, वो ये पूछ सकता है कौन सा वर्ड कहां डिफाइंड है। दोनों की अपने पास ट्रिक है, आप ट्रिक से कर जाओगे। कोई भी डाउट कुछ भी आपको अगर पूछना है तो। लैंड रेवेन्यू एक्ट देखो ऐसा है कि अपने पास अब जो बचा है, लैंड रेवेन्यू एक्ट बचा है, सोगा तो चलो हो जाएगा, 2 दिन में सोगा हो जाएगा। राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट बचा है, मेन देखा जाए तो यही बचे हैं। हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ तो चलो
चलते रहेंगे, अपने पास टाइम है। तो अपने जो ये लैंड रेवेन्यू एक्ट है इसको तसल्ली से करेंगे। तसल्ली से मेरा मतलब है कि भाई भागेंगे नहीं, आप लोग टाइम लेकर चीज़ों को पढ़ो लैंड रेवेन्यू एक्ट को, कि एटलीस्ट ये हो कि लैंड रेवेन्यू एक्ट जब आप पढ़ रहे हो आपको कोई डाउट हो तो क्लास में खत्म हो जाए, क्योंकि इसको क्लियर होना जरूरी है। अगर ये आपको समझ नहीं है तो आप खुद से नहीं समझ पाओगे, चीज़ें इसमें बड़ी अजीब सी लिखी हुई हैं। हाँ, फोर्थ स्टेट ये रही 15 जून 1958। ठीक है, ये मुझे भी डाउट था, ठीक है, क्योंकि मुझे भी इसको लेकर नहीं पता लग रहा था। ठीक है, तो फिर मैंने भी चेल्सी से पूछा था। तो 3 जून को एक ये क्या कहते हैं, ये 1956 का एक्ट है, कहाँ गया, 1956 का एक्ट है। 3 जून 1958 को स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल गैजेट पब्लिश किया, जिस गैजेट के अंदर इन्होंने एक तारीख रखी कि ये कब फोर्स में आएगा, 15 जून को। हमको क्या ध्यान रखना है कि एक्ट 1956 का है, फोर्स में आया था 15 जून 1958 को। ठीक है, ये है इसके बारे में बात। ठीक है, उस तब मैंने बोला कि अपने हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री अभी आपके काम के नहीं है कि भाई ये कब वो का गैजेट पब्लिश कब हुआ था, वो डेट में कब होता, वो गैजेट के हिसाब से फोर्स में कब, अपने वो कोई काम की चीजें नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ आगे की चीज। अब अपने आते हैं, पहले एक बार बता दूं आपको, वे अपने जो बातें पढ़ेंगे, 2 बातें पढ़ेंगे मेन। एक तो अपने पढ़ेंगे रिवेन्यू बोर्ड, इंपॉर्टेंट है रिवेन्यू बोर्ड। ठीक है, रिवेन्यू बोर्ड का वैसे तो आपका सेक्शन है 4 से 14, जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे भी रिवेन्यू बोर्ड क्या होता है, रिवेन्यू बोर्ड की सिटिंग कहाँ होती है। इसका ऑफिशियल नेम है बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यू बोर्ड नॉर्मल लिख रहा हूं मैं। ठीक है, कहाँ होगा, कौन इस्टेब्लिश करेगा, कितने लोग होंगे, कहाँ इसकी सिटिंग होगी, इसकी पावर्स फंक्शंस क्या होगी, क्या इसका काम होगा, कैसे, जो भी सिंपल सिंपल बातें, बहुत सिंपल है पर छोटी छोटी सी बातें बताई गई हैं, अपने इंपॉर्टेंट है 4 से 14 तक। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिवेन्यू ऑफिसर, या तो आप बोल सकते हो रिवेन्यू ऑफिसर नाम दे सकते हो, रिवेन्यू कोड, एक ही बात है, रिवेन्यू कोड। भाई यही ऑफिसर जब अपना काम कर रहे होते हैं, मतलब जब किसी चीज को, मामले को डिसाइड कर रहे होते हैं, ये बन जाता है रिवेन्यू कोड। ठीक है, जब अपना काम करते हैं रिवेन्यू ऑफिसर, जब ये किसी मामले को डिसाइड करते हैं तब बन जाते हैं रिवेन्यू कोड। इसको लेकर अपने जो पढ़ेंगे 14, 15, 16 से नहीं पढ़ेंगे, 17 से चालू करेंगे, 17 से लेकर 20A तक, फिर उसके बाद छोटी मोटी और बातें, 17 से लेकर 20A तक मान लो आप। ठीक है, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेशन, फिर उसके बाद आगे के जोड़ों पे, ये तो ऑफिसर्स की बात करेगा। फिर अपने पढ़ेंगे सबऑर्डिनेशन, सेक्शन 24 वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 25 में पावर लिख देता हूँ, सेक्शन 24 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 25 पावर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन 26, 27 नॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखेंगे। हाँ देखो, लैंड रेवेन्यू ऐसा है, लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट करने का कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि अपने बोल दूं कि भाई आज ही कोई बात आई है। चाहे जमींदारी सिस्टम ले लो, चाहे उससे पहले राजाओं महाराजाओं का समय ले लो। मेरी जमीन थी, मैं खेती करता था, या मान लो मैं खेती करता हूं, तो अगर राजाओं का जमाना था तो ऐसा होता, राजाओं को टैक्स देना होता था, क्योंकि भाई सरकारें हैं, सरकारों को भी तो अपना काम करने के लिए खर्चा चलता है ना। भाई सरकारें हैं, सरकारें चलती हैं, तो सरकारों को भी तो खर्चा चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो क्या करते हैं, टैक्स लेते हैं, इनकम वाले से इनकम टैक्स लेते हैं, जमीन वाले से जमीन का टैक्स लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी वाले से प्रॉपर्टी का। ऐसे ही लैंड रेवेन्यू, कि भैया आप जितना भी आपका जमीन होगा, उस जमीन के बेस पे आपका रेवेन्यू, आपका जो एक रेवेन्यू का शेयर दोगे आप हमें, जो भी आप कमाई करोगे उसमें से आप हिस्सा दोगे। उसको क्या नाम दिया गया, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू किस हिसाब से, सरकार के हिसाब से देखो, अपने हिसाब से नहीं कि मुझे लैंड से जो रेवेन्यू हो रहा है वो लैंड रेवेन्यू नहीं, सरकार को लोगों की जमीन से जो रेवेन्यू हो रहा है उसको नाम दिया गया लैंड रेवेन्यू। तो पहले राजा महाराजा थे, फिर राजा महाराजाओं से फिर जमींदारी सिस्टम आ गया, जमींदारी सिस्टम आ गया, तो फिर उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी यही कंसेप्ट चालू किया। फिर उसके बाद जब अंग्रेज चले गए तो भैया सबको पता था कि भाई ये तो एक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, लैंड में से रेवेन्यू लेना सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है सरकार के लिए। तो सरकार ने इस चीज को रेगुलराइज करने, रेगुलराइज मतलब कि ढंग से चले, ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से कुछ भी चल रहा है, कोई कैसे भी पैसे दे रहा है, नहीं, एक सिस्टमैटिक तरीका हो, कौन ऑफिसर होगा, कैसे पता लगेगा किसकी कौन सी जमीन है, कैसे जमीनों के सर्वे होंगे, लैंड रेवेन्यू कितना होगा, कब पे करना होगा, सारी बातें
जो लैंड में आए, लैंड का मतलब क्या क्या होगा, ये सारी चीजों को एक तरीका मतलब सिस्टमेटिक करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। ऐसा नहीं है इससे पहले भी एक्ट नहीं थे, एक्ट थे, पर और जैसे भी मान लो देश आजाद होने के बाद इंडिपेंडेंस के हिसाब से जो एक उस जमाने की जो जरूरत थी उसके हिसाब से एक एक्ट बनाया गया, जो बनाया गया लैंड रेवेन्यू एक्ट। ठीक है, अब ध्यान देना कैसे पढ़ोगे। सेक्शन 1, 2, 3, जब आपका सेक्शन 1, 2, 3 आप अच्छे से कर लोगे ना, फिर आप इस पे आओगे, उससे पहले नहीं आओगे। फिर आप आओगे रेवेन्यू बोर्ड पे और रेवेन्यू ऑफिसर रेवेन्यू कोर्ट पे, और उसमें भी कैसे पढ़ोगे, पहले आप रेवेन्यू बोर्ड को अच्छे से करोगे, फिर आप रेवेन्यू ऑफिसर इतने को, यहां अभी नहीं जाओगे, पहले आप इतने को करो, फिर इन पे आओगे कि यार कौन किसके सबॉर्डिनेट होता है, किसकी क्या पावर होती है, फिर 26 और 27 थोड़े अलग सी बातें वो भी मैं बता दूंगा। चलो अब आ जाओ जी टॉपिक के ऊपर। रेवेन्यू बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड को लेकर जो अपने लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, हाँ सेक्शन 7। पहले इतने से समझते हैं। सेक्शन 4 के अंदर क्या बोला गया है कि रेवेन्यू बोर्ड को इस्टेब्लिश कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूट बोल दो, रेवेन्यू बोर्ड में कितने मेंबर होंगे, उन मेंबर की क्या क्वालिफिकेशन होगी, ऐसी ऐसी कुछ बातें। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन रेवेन्यू बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है, सेक्शन 4। सेक्शन 5 बात करता है कि जो मेंबर्स होंगे ना वो कितने टाइम के लिए अपॉइंट किए जाएंगे, पीरियड। इसके लिए इंडेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 बात करता है प्लेस ऑफ सिटिंग, कि रेवेन्यू बोर्ड अपनी सिटिंग कहां रखेगा। इसके लिए भी सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन कम सेक्शन 7, रजिस्ट्रार, अदर ऑफिसर। जैसे रेवेन्यू बोर्ड है तो हम यहां पर जब यहां पढ़ेंगे ना तब तो हम यहां बोल देंगे कि भैया एक तो हेड होगा चेयरमैन और इसके मेंबर होंगे, तो वो तो वहां तो हम क्या बात करेंगे कि भैया कोई भी मामला जब आएगा तब ये लोग उस मामले को डिसाइड करेंगे। डिसाइड कौन करेगा, एक मेंबर्स की कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी। पर सिर्फ कमेटी से काम थोड़ी चलेगा, और एम्प्लॉइज भी तो चाहिए। रेवेन्यू बोर्ड के जो पावर्स होंगे, जो फंक्शंस होंगे, वो करने के लिए एम्प्लॉइज भी तो चाहिए। फाइलें कौन संभालेगा, फाइलें कौन लेकर आएगा, क्लर्क का काम कौन करेगा, एम्प्लॉइज जिसको आप बोल सकते हो। रजिस्ट्रार, जिसको रजिस्ट्रार मतलब उसका काम होगा देखना कि अगर मान लीजिए कितने लोगों की और जरूरत है, लोग मतलब एम्प्लॉइज, नीचे एज ए क्लर्क काम करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है, उसका काम होगा देखना कि कौन से केस को आज सुना जाएगा, कौन से केस को कल सुनना है, उसके बाद कौन सा केस सुनना है, ये सब चीजें। तो हम क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार और ऑफिसर। तो ध्यान देना, आपसे 2 सेक्शन नंबर पूछे जा सकते हैं, एक ये रेवेन्यू बोर्ड कौन से सेक्शन में बताया गया है, एक ये कि रजिस्ट्रार या ऑफिसर्स, जिसको अपने मिनिस्ट्रियल ऑफिसर बोलते हैं, कौन से सेक्शन में अपॉइंट होते हैं, सेक्शन 7। ये 2 चीजें आपसे पूछी जा सकती है, बाकी सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है। अब आ जाओ टॉपिक पे, बाकी वाले जो सेक्शन है वो अपने इसके बाद पढ़ लेंगे। तो रेवेन्यू बोर्ड को लेकर बात यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर है या स्टेट गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करेगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, क्या बोलेंगे अपने इसको, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इस्टेब्लिश कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा इसके अंदर एक तो होगा चेयरमैन, हेड कौन होगा, चेयरमैन, और उसके बाद इसमें मेंबर्स होंगे जो कितने होंगे, कम से कम 30, मैक्सिमम 20। अब ध्यान दे देना, एक होगा हेड जिसको हम बोलेंगे चेयरमैन, और रेवेन्यू बोर्ड के अंदर मेंबर कितने होंगे, कम से कम 3 मेंबर होंगे और मैक्सिमम 20 मेंबर होंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो रेवेन्यू बोर्ड के बारे में बता देता हूं। अजमेर में, आज भी अजमेर में ही है, मतलब ऑब्वियस एक्ट में भी अजमेर में है। अजमेर के अंदर एक एपिलेट अथॉरिटी है। एपिलेट अथॉरिटी किस चीज के लिए है, जैसे अपना हाई कोर्ट है ना, कि भाई मान लो मेरे को फाइनल अपील में जाना है कि साहब मेरे तो यहाँ कोई नहीं सुन रहे, जिसको आप सेकंड अपील बोल सकते हो, रेफरेंस बोल सकते हो, ठीक है, आप हाई कोर्ट जाते हो। वैसे ही रेवेन्यू मामलों में जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कहाँ है, अजमेर में। कहाँ है, अजमेर में।
तो अजमेर के अंदर रेवेन्यू बोर्ड है जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, और रेवेन्यू बोर्ड कोई डायरेक्ट मामले नहीं सुनती है। उसका काम क्या होता है कि जो ये कलेक्टर है, ये एसडीएम जिसको अपने बोलते हैं, एसडीओ है, तहसीलदार है, ये लोग जो भी ऑर्डर पास करते हैं ना, उसके खिलाफ आप अपील में आ सकते हो हमारे पास। कब आ सकते हो? हायरार्की के थ्रू। हायरार्की कैसे? भी मान लो तहसीलदार ने ऑर्डर पास किया, आप अपने एरिया के कलेक्टर के पास चले जाओ। कलेक्टर ने ऑर्डर पास किया, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर आप हमारे पास आ जाओ। तो जो सबसे फाइनल अथॉरिटी है अपील के लिए, रिवीजन के लिए, रिव्यू के लिए, वो होती है ये। तो अब समझ आ जाएगा कि बोर्ड ऑफ रिवेन्यू क्या होता है। ये एक फाइनल अथॉरिटी होती है, सबसे फाइनल में आप इसके पास जाते हो। तो इसका काम क्या होता है, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं कि बोर्ड ऑफ रिवेन्यू का काम होता है कि जो भी रिवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू कोर्ट द्वारा जो भी ऑर्डर पास किए जाते हैं, उनके खिलाफ अपील, उनके खिलाफ रिवीजन, उनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो रिवेन्यू बोर्ड में आता है। ठीक है, ये रिवेन्यू बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है। इसके अंदर एक हेड होता है, बाकी सब मेंबर होते हैं। एक चेयरमैन, हेड का क्या नाम, हेड कौन होता है? चेयरमैन। और मेंबर कितने होंगे? कम से कम 3, मैक्सिमम 20। मैक्सिमम 20 तो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई, एक्ट में नहीं बताई गई। एक्ट ने कहा है क्वालिफिकेशन एज स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट बताएगा मेंबर्स की वो क्वालिफिकेशन, वो एक्सपीरियंस, वो सब। तो एक्ट ने कुछ नहीं बताया। अब आते हैं, पीरियड बोल दो, टेन्योर बोल दो, कि मेंबर्स जो है, मेंबर्स मतलब चेयरमैन ले लो, मेंबर्स ले लो। हाँ जी, नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, अभी आता है इस पे ना, ध्यान देना। तो मेंबर्स का जो टेन्योर है, जो इंपॉर्टेंट है, एट लेजर ऑफ गवर्नर। अब ध्यान देना, मेंबर्स को अपॉइंट तो कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, मेंबर्स को अपॉइंट कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। पर इन मेंबर्स कितने समय तक रहेगा, कौन कब तक रहेगा, ये गवर्नर डिसाइड करे। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत हो जाना, क्लियर रखना कि मेंबर्स को अपॉइंट तो स्टेट गवर्नमेंट करता है, पर कौन सा मेंबर कब जाएगा वो गवर्नर डिसाइड करेगा। कोई मेंबर खुद से रिजाइन करके जा रहा है अलग बात है, पर कौन सा मेंबर कब तक रहेगा वो गवर्नर डिसाइड करेगा। हाँ जी, नहीं कुलदीप जी देखो ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट जो है ना अपना, सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट, एपेक्स मतलब सुप्रीम है वो। आपने बोली भी सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास तो सर हर मामला जा सकता है। आप किसी भी मामले के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट उठा दो कि साहब इस चीज के अंदर संवैधानिक मामला ये उठ रहा है, या इसमें संवैधानिक इस आर्टिकल का ये कोई रोल आ रहा है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट तो सब कुछ है। अपने अगर कुछ भी बोलते हैं कि इस मामले में यहां तक जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट तो सर अपवाद है। ठीक है, मेंबर कोई भी हो सकता है जी। अपने को यहां बताया गया है कि जैसे मैंने बोला ना, कौन हो सकता है, क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है, स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगा। रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होते हैं, कोई भी हो सकता है मेंबर। ठीक है, ये बात समझ आ गई कुलदीप जी कि भाई सुप्रीम कोर्ट के मामले में अपने सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो फिर सब कुछ ही है। सुप्रीम कोर्ट तो कोई भी मामला उठा लो, सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकता है। बस ऐसा है कि आप उस मामले में अगर कॉन्स्टिट्यूशन ला सकते हो तो, संविधान संविधान का उसमें कोई ना कोई रोल लाना पड़ेगा, तब आप उस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जा सकते हो। इसीलिए अपने क्या बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वर्ड ना बोल के अपने सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो फिर हर चीज में जा सकते हो। ठीक है, ये बात ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब आ जाइए, ध्यान देना। कौन स्टेब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट है, मेंबर्स कब तक रहेंगे? जब तक गवर्नर रहेगा, और जब तक गवर्नर चाहेगा। कौन होगा? एक चेयरमैन होगा, कम से कम 3, मैक्सिमम 20 मेंबर होंगे। अब आ जाइए आगे, हमने क्या क्या पढ़ लिया कि भैया रेवेन्यू बोर्ड क्या होता है। रेवेन्यू बोर्ड जो है कब तक इसका क्या कहते हैं, टेन्योर रहेगा मेंबर्स का। मेंबर्स मतलब चेयरमैन भी सिटिंग, सॉरी सिटिंग। रेवेन्यू बोर्ड की सिटिंग कहाँ होगी, कहाँ रहेगा रेवेन्यू बोर्ड? अजमेर। कहाँ पे? अजमेर, बाकायदा एक्ट में लिखा गया है अजमेर, अजमेर। ठीक है, अब क्या इसके अलावा भी सिटिंग हो सकती है? जी सर, हो सकती है। स्टेट गवर्नमेंट अगर आप परमिशन देता है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से आप कहीं भी अपनी सिटिंग कर सकते हो। पर हमसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, रेवेन्यू बोर्ड की सिटिंग कहाँ होती है? अजमेर में।
और स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ मतलब है राजस्थान स्टेट, ठीक है, ऑब्वियस राजस्थान का एक्ट है तो राजस्थान स्टेट। उसके अलावा अब आ जाइए रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार में अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सेक्शन 7 जो है वो ये बात करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकती है, अदर मिनिस्टेरियल ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है। मिनिस्टेरियल ऑफिसर हम उनको नाम देते हैं जो लोग मतलब ऑफिस के काम करते हैं, मिनिस्टेरियल ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ रेवेन्यू बोर्ड। रेवेन्यू बोर्ड में सिंपल इसलिए लिख दे रहा हूं आपको याद करने में इजी हो जाएगा, एक्चुअली में इसका नाम है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना कौन से सेक्शन में बात होती है रजिस्ट्रार या मिनिस्टेरियल ऑफिसर अपॉइंट करने की। सेक्शन 7 कौन अपॉइंट करती है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब राजस्थान स्टेट, राजस्थान स्टेट। अब ध्यान दे देना एक बार, आपसे यहां से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा सेक्शन बात करता है रेवेन्यू बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट की? सेक्शन 4। रेवेन्यू बोर्ड में कितने लोग होते हैं? एक चेयरमैन होता है। ये ध्यान देना, ये जो मैं 3 बोल रहा हूं ना, चेयरमैन को इंक्लूड करके नहीं बोल रहा हूं, चेयरमैन अलग है, मेंबर्स की बात कर रहा हूं। एक चेयरमैन होगा, उसके अलावा 3 मेंबर, कम से कम मैक्सिमम 20 मेंबर होंगे। क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है, स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा है जिसको रखना है मेंबर बनाना है, चेयरमैन बनाना है। क्या कोई फिक्स पीरियड है? फिक्स पीरियड नहीं है, बट ये बोला गया है कि गवर्नर जब तक चाहेगा। सिटिंग कहाँ होगी? अजमेर में होगी। उसके अलावा कौन सा सेक्शन बात करता है रजिस्ट्रार या मिनिस्टेरियल ऑफिसर अपॉइंट करने की? सेक्शन 7 कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब राजस्थान स्टेट, ठीक है। पीरियड के बारे में सेक्शन है सेक्शन 5, सिटिंग के बारे में है सेक्शन 6, और ये है सेक्शन 4। मतलब ये जितनी भी बातें हैं ये है सेक्शन 4 जी। कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने अब आगे चलते हैं। जी कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे चलते हैं। शुरू की जो मतलब इसके अंदर जो शुरू की बातें हैं ना, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड स्लो रख रहा हूँ कि एटलीस्ट ये हो कि आप चीजों को आराम से समझ जाओ। ये ऑफिसर जो नहीं अपने इसमें जो ऑफिसर पढ़ेंगे अपने को उनके नाम अच्छे से याद हो जाए, ताकि जब अपने आगे जब टॉपिक चलाए ना भाई लैंड रेवेन्यू, तो अपने को वहां पे कुछ करना नहीं है, टॉपिक का डिस्कशन करना है कि ये क्या होता है, कैसे चीज क्या होगी, और उसमें अपने को सिर्फ बातें करनी है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर की बात करनी है। तो अगर अपने का अपना बेस अच्छे से क्लियर है ना भाई, जो अपने शुरू की बातें बोले 1 से लेकर 87 वाली बातें, वो अच्छे से क्लियर है ना, अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, ये लो जी सेक्शन 7, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, आईटी एक्ट के नोट्स। सिर्फ उसके 20 सेक्शन की एडिटिंग थोड़ी सी बाकी है, थोड़ी सी मतलब वो हिंदी वाली बाकी थी, तो वो आपके आज अपलोड हो जाएंगे। और फिर अपने उसके बाद आपके जो भी, उसके बाद अपने कोई कॉम्प्लिकेट एक्ट अब तक तो किया नहीं, एक आईटी की है ना, फिर इसके बाकी के नोट्स भी साथ में हो जाएंगे। टेस्ट आपके अभी नहीं चालू करेंगे, जितने भी नए लॉज हैं उनके टेस्ट अभी नहीं चालू करेंगे। नए लॉज के टेस्ट अपने एक बार आप लोग इनको पढ़ लो अच्छे से, इनके नोट्स अच्छे से कर लो। जब आपको ये महीना आप आराम से पढ़ो तसल्ली से, फिर टेस्ट चालू करेंगे। अगर पेपर की डेट जल्दी आ गई तो मैं कह नहीं सकता, बट अगर नहीं आई तब तक। चलो अब आ जाओ टॉपिक पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अपने रेवेन्यू बोर्ड को एक पार्ट में डिवाइड किया। रेवेन्यू बोर्ड के अंदर अपने ने सेक्शन 4 से सेक्शन 7, जिसमें अपने ने स्पष्ट बोला कि 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब इंडेक्स पर्पस है, सेक्शन 4 सेक्शन 7। बाकी सारे में सिर्फ टॉपिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब आ जाओ अगला टॉपिक, मतलब रेवेन्यू बोर्ड में ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेवेन्यू बोर्ड। ज्यूरिसडिक्शन बोल दो, पावर बोल दो, एक ही बात है भाई। काम क्या है इसका? इसका काम क्या है? तो ध्यान देना, सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है, जो ज्यूरिसडिक्शन की बात बोलता है, जो पावर की बात बोलता है। सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट है, जो बताता है कि भैया ये जो रेवेन्यू बोर्ड है ये किस मतलब इसके कंट्रोल में कौन कौन रहेगा, कंट्रोल एंड सबऑर्डिनेशन। सेक्शन 10 ये अपनी ज्यूरिसडिक्शन बोल दो या पावर बोल दो, कैसे एक्सरसाइज करेगा, ज्यूरिसडिक्शन कैसे एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। ये कुछ एक सेक्शन है, इसमें इतना ही है, ठीक है। फिर अगला पार्ट उठाएंगे रेफरेंस। यहां पर ना 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने ने बात बोली ना भाई पावर,
कि क्या काम करेगा, ये काम करेगा, अपने पढ़ लेंगे। अगर कल को डिस्प्यूट हो, जैसे अपने ने अभी थोड़ी देर पहले शुरू में बोला, अपने ने ये थोड़ी बोला, जैसे अभी वो सीपीसी वाली बात उठी कि भाई रिवेन्यू मामले जो है वो सिविल कोर्ट के पास क्यों नहीं जाते, तब अपने ने बोला ऐसा नहीं है कि सारे मामले नहीं जाते, कोई भी ऐसा मामला जो रिवेन्यू मामला है और जिसके लिए लोकल लॉ इस्टेब्लिश है, और लोकल लॉ ने कोई लोकल अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूं कि रिवेन्यू के वो मामले जिसके लिए राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है और जिसके लिए रेवेन्यू बोर्ड है, वो तो इन्हीं के पास जाएंगे, बाकी सिविल कोर्ट के पास जाएंगे। दोबारा बोल देता हूं, रेवेन्यू के वो मामले जो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट लगता है जिनके ऊपर, वो तो रेवेन्यू बोर्ड, रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू कोर्ट इनके पास रहेंगे। जो ऐसे मामले हैं जो रेवेन्यू नेचर के हैं पर उस पर राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट नहीं लगता, तो वो सिविल कोर्ट में जाएगा। अब मान लो डिस्प्यूट हो जाए, तो आप जज हो, आप कह दो ना ये तो इस पे राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट नहीं लगता, इस पे तो मेरा ये तो हम सिविल कोर्ट है, हम देख सकते हैं, इस पे राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट नहीं लगता। रेवेन्यू ऑफिसर कह रहा है नहीं लगता है, वो कह रहा है ये देखो ये सेक्शन है, आप कह रहे हो मैं मानता ही नहीं। अब आप दोनों में डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट किस चीज का हो गया? जुरिस्डिक्शन का। हमने क्या बात की अभी? एक तो अपने पढ़ेंगे भाई जुरिस्डिक्शन या पावर किस किस मामले में होगी, और उसके बाद अपने एक और पढ़ेंगे अगर डिस्प्यूट हो जाए एज टू जुरिस्डिक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऐसी प्रैक्टिकल चीजें होती हैं जहां जिसके बारे में एग्जामिनर को भी पता होता है और रोज हो रही होती है। तो एग्जामिनर क्या है, जब उसके कोई भी चीज रोज हो रही होती है ना, तो उसका ध्यान वहां पर जल्दी जाता है। अगर जुरिस्डिक्शन को लेकर डिस्प्यूट, जुरिस्डिक्शन को लेकर डिस्प्यूट मतलब रेवेन्यू कोर्ट कह रही है कि हमारा पावर है, सिविल कोर्ट कह रही है हमारा पावर है, कौन डिसाइड करेगा? देन रेवेन्यू जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसके कंट्रोल में कौन कौन रहते हैं? सीधा है कि भैया आप तो सबसे बड़ी अथॉरिटी हो, पूरे स्टेट के जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं, जितनी भी रेवेन्यू कोर्ट है, वो सब इनके कंट्रोल में है। जुरिस्डिक्शन कैसे एक्सरसाइज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आ जाइए जुरिस्डिक्शन या बोल दीजिए पावर, सेक्शन 8। जुरिस्डिक्शन या पावर सिंपल सी है कि जितने भी रेवेन्यू मामले के अपील होंगे, रेवेन्यू मैटर्स में जो भी अपील होगी, जो भी रिवीजन होगी, जो भी रेफरेंस होगी, वो किसको होगी? टू रेवेन्यू बोर्ड। ये अपने जो बात बोल रहे हैं ना कि रेवेन्यू मामलों में जो भी अपील होगी, जो भी रिवीजन होगा, जो भी रेफरेंस होगा, वो रेवेन्यू बोर्ड का होगा, ये हम बोल रहे हैं बिल्कुल फाइनल। अगर मान लो हायरार्की है, हायरार्की मतलब कि भाई मान लो अपने अभी थोड़ी देर में अपने हायरार्की पढ़ेंगे कि तहसीलदार के ऊपर अगर आपने अपील में जाना तो आप कलेक्टर को चले जाओ, कलेक्टर के खिलाफ अपील में जाना तो आप कमिश्नर को चले जाओ। वो हायरार्की है तो आप चलोगे, पर वो हायरार्की लास्ट में जाके कहां खत्म होगी? इसके पास, रेवेन्यू बोर्ड के पास। कि रेवेन्यू बोर्ड जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है इन स्टेट ऑफ राजस्थान, इन स्टेट ऑफ राजस्थान। तो अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट कौन सी है, स्टेट की, स्टेट लेवल की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो ऑब्वियस जब एक्ट स्टेट का है तो स्टेट की बात होगी, कौन सी है? आ गया रेवेन्यू बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड। तो अब ध्यान देना, नहीं जी नहीं, हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट अपने इसको बोलते हैं। हालांकि हाई कोर्ट भी है, अभी मैं आपको हाई कोर्ट भी बता दूंगा कैसे है, ठीक है, अभी अपने उस पर भी बात करेंगे। पर नॉर्मली जो अपने बोलते हैं, जैसे अभी आपने वो थोड़ी देर पहले अपने सुप्रीम कोर्ट वाली बात चल रही थी ना, वैसे ही हाई कोर्ट भी है। सर कुछ ग्राउंड होते हैं जिन ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की पावर अपने आप बनती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट के केस में बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये ऐसे जो भी ग्राउंड होते हैं इन पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अपने आप पावर बन जाती है, इनको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि ये मान लो रेवेन्यू बोर्ड की बात करूं, रेवेन्यू बोर्ड तो चलता है लैंड रेवेन्यू एक्ट से, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किससे चलते हैं? संविधान से। संविधान सबसे बड़ा है। अगर संविधान उनको ये पावर दे रहा है कि आप ये मामला देख सकते हो, तो वो देख सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता उनको। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा है कि जिसको तो आप कहीं भी लिख दो कि हाई कोर्ट सबसे, बट जब भी किताब वाले मतलब बेरेक्ट वाले ये लिखते हैं ना कि यार ये हाईएस्ट कोर्ट है, तो इनका कहने का मतलब है जनरली, नॉर्मली ये हाईएस्ट कोर्ट है। हाँ, मामला संवैधानिक उठ गया,
मामले में संविधान एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की पावर बन रही है तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट अगर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का उसमें कोई रोल नहीं आ रहा तब फिर रेवेन्यू बोर्ड रहेगी। हाँ हाँ, वो सर कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड उठाते हैं जब भी कभी भी जैसे वो जाते हैं ना, जैसे आपने बोला भी सेकंड अपील की बात बोल रहे हो, तो वो क्या करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड उठाते हैं। सेकंड अपील का बता देता हूँ, ठीक है, बाकी लोग थोड़ा सा कोई बात नहीं, ये क्या है, ये चीजें ऐसी हैं जो क्लियर होनी चाहिए। सेकंड अपील का मतलब होता है, सेकंड अपील में जब हम जाते हैं तो हमारा ग्राउंड क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि सर जिस जो इस एक्ट के अंदर जिस कानून की बात हो रही है ना, उस कानून की तो इंटरप्रिटेशन करनी है, वो कानून ही कंफ्यूज है, वो कानून ही इस पॉइंट पे क्लियर नहीं है, तो आप उस कानून को क्लियर करो। तो कानून को तो क्लियर करने की पावर क्या है, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, है ना। इसलिए तो जो आपने जैसे बोला ना कि भाई हाई कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, या आपने बोला जैसे डबल बेंच में जाते हैं, तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जाते हैं। ठीक है, अब ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व हो जाता है। चलो अब आ जाओ इसके अंदर, ध्यान दे देना। रेवेन्यू बोर्ड जो है, रेवेन्यू बोर्ड हाईएस्ट कोर्ट ऑफ रेवेन्यू, हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होता है, सबसे ऊपर का रेवेन्यू कोर्ट होता है स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर। रेवेन्यू बोर्ड के पास कभी भी मामला डायरेक्ट में नहीं आता है, कैसे आएगा, अपील के अंदर आएगा, रिवीजन के अंदर आएगा, रेफरेंस के अंदर आएगा, ठीक है। ये होगा रेवेन्यू बोर्ड, ये है रेवेन्यू बोर्ड की पावर। तो इन शॉर्ट रेवेन्यू बोर्ड का काम क्या है, रेवेन्यू बोर्ड का काम है अपील देखना, रेफरेंस देखना, रिवीजन की पावर एक्सरसाइज करना रेवेन्यू मामलों के अंदर। और रेवेन्यू बोर्ड क्या होती है, हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होती है, हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होती है। ये हुई ज्यूरिसडिक्शन। अब आ जाओ, ध्यान देना, पावर या ज्यूरिसडिक्शन कैसे एक्सरसाइज होगी। सेक्शन 10, सेक्शन 10 कैसे एक्सरसाइज होगी, अब ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले टॉपिक में आपसे सिर्फ इतना सा पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा सेक्शन बात करता है अबाउट ज्यूरिसडिक्शन या पावर ऑफ रेवेन्यू बोर्ड। रेवेन्यू बोर्ड जो है, सॉरी, हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट कौन सी होती है स्टेट के अंदर, मतलब राजस्थान स्टेट में हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट कौन सी है, रेवेन्यू कोर्ट। बात खत्म, दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ जाओ, पावर कैसे एक्सरसाइज होती है। पावर मतलब जो मामले आते हैं ना, ये उस मामलों को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो सिंपल है, चेयरमैन और मेंबर सिंगली और बाय बेंच consisting of at least 3 members। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, रेवेन्यू बोर्ड के पास मामले आते हैं। रेवेन्यू बोर्ड के पास अगर मामला आ रहा है, और फॉर एग्जांपल सिंगली वाली, जो सिंगल वाली बात है कि भाई मान लो मेंबर है नहीं मौके पे, बाकी लोग है नहीं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि राजस्थान स्टेट के अंदर रेवेन्यू बोर्ड में 5 लोग हैं, और हुआ क्या कि कोई मामला आया और उस दिन कोई मेंबर था ही नहीं, चेयरमैन अकेला बैठा था, बाकी सब मेंबर उस दिन आए नहीं, चेयरमैन अकेला भी मामला देख सकता है। तो ये जो सिंगल वाली बात है, ये बोलता है कि भाई मान लो अगर चेयरमैन नहीं है, मेंबर नहीं है, या कोई भी मेंबर नहीं है, कोई एक मेंबर अकेला बैठा है, या चेयरमैन अकेला आया उस दिन, बाकी लोग नहीं मौजूद है, या बाकी लोग अभी है ही नहीं, अपॉइंट ही नहीं किए गए, सिंगल पर्सन भी मामला देख सकता है। या फिर एज ए होल, एज ए ग्रुप ही बोल दो, एज ए कमेटी वो लोग मामला देख सकते हैं। और एज ए कमेटी अगर मामला देखेंगे तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए, कम से कम 3 लोग, तीन, तीन नहीं सॉरी 2, ठीक है, सॉरी 2, ठीक है, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। अब ध्यान दे देना, क्योंकि सिंगल के बाद तो 2 ही हो गए ना, 3 कैसे आ गए। तो अब ध्यान दे देना, तो पावर कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, या तो अलोन, या फिर चाहे तो अगर मान लीजिए बेंच, एज ए बेंच भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मामला डिसाइड कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेवेन्यू बोर्ड के पास अगर मामला आता है तो मामला कैसे डिसाइड हो। सिंपल, अकेला मेंबर भी डिसाइड कर सकता है, या फिर एज ए बेंच भी डिसाइड हो सकता है। और एज ए बेंच डिसाइड होगा तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 2, क्योंकि अकेला हुआ तो वो अकेला हो गया, फिर उसके बाद तो 2 की बात आ गई। अब आ जाओ, ध्यान देना जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऑर्डर बाय सिंगल मेंबर
कैन अपील बी मेड टू बेंच। ध्यान देना, हमने अभी क्या बोला कि भाई जो रेवेन्यू बोर्ड है ना, उसके जो जो मामला, उसके पास जो मामला आता है, सिंगल मेंबर भी देख सकता है और बेंच, एज ए बेंच बोल दो, एज ए ग्रुप बोल दो, दो या दो से ज्यादा मेंबर। अब हुआ क्या, मान लो फॉर एग्जांपल कोई मामला आया और एक अकेला मेंबर बैठा हुआ था, उसी ने मामला डिसाइड कर दिया और कोई ऑर्डर पास कर दिया। अब बात आती है कि अगर वो ऑर्डर पास करता है तो जो भी पर्सन है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, वो डबल बेंच के पास जा सकता है क्या? डबल बेंच तो यही हुई ना, सिंगल बेंच ने ऑर्डर पास किया, सिंगल मेंबर था, उसने ऑर्डर पास कर दिया, तो क्या वो डबल बेंच के पास जा सकता है क्या? मतलब जो ग्रुप वाली कहानी थी, इसके पास जा सकता है क्या? तो ध्यान देना, अगर सिंगल मेंबर ने ऑर्डर पास किया है, इफ ऑर्डर बाय सिंगल मेंबर अपील कैन बी मेड टू बेंच। बेंच का मतलब है भाई दो, जितने भी लोग हैं उसने, इफ कंडीशन क्या होनी चाहिए, अपील विद इन 1 मंथ। दूसरा, अपील हो गया, ठीक है, जो सिंगल मेंबर रिटायर्ड और रिमूव्ड, या सिंगल मेंबर, थोड़ा वैसे लिख लेते हैं, अब मेंबर नहीं है। तीसरा, केस फिट फॉर अपील। अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। एक बात तो क्या कि भाई जो रेवेन्यू बोर्ड है वो अपनी पावर चाहे तो सिंगल मेंबर चाहे तो ग्रुप कैसे भी एक्सरसाइज कर सकता है। ग्रुप के अंदर कम से कम 2 लोग होने चाहिए, जो ऑब्वियस है, क्योंकि अगर 2 नहीं है तो वो तो सिंगल मेंबर वाली कहानी हो गई। अगर सिंगल मेंबर कोई भी ऑर्डर पास करता है तो बेंच पे ऑर्डर, बेंच में अपील कर सकते हो आप, मतलब रेवेन्यू बोर्ड की ही सिंगल मेंबर ने ऑर्डर पास किया है, जो रेवेन्यू बोर्ड की जो बेंच है उसके उसके पास अपील में जा सकते हो, बट ये कंडीशन 1 महीने में होनी चाहिए अपील। जो भी ऑर्डर पास हुआ है ना, उसके 1 महीने के अंदर अंदर अपील होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए, जिस मेंबर ने ऑर्डर पास किया था अब वो मेंबर नहीं है। तीसरी बात, जो बोर्ड है, जिस भी बेंच के पास लग जा रहे हैं उसको लगना चाहिए कि केस फिट है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि बहुत कम चांस है बट पूछा जा सकता है कि अगर सिंगल मेंबर कोई ऑर्डर पास करता है रेवेन्यू बोर्ड का, तो अपील में जा सकते हो, बेंच में जा सकते हो। कितने टाइम में जा सकते हो? 1 महीने में, 1 महीने के अंदर। तो अब ध्यान दे देना, रेवेन्यू बोर्ड की ज्यूरिसडिक्शन पे आते हैं। रेवेन्यू बोर्ड जो होता है हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होता है स्टेट के अंदर। अपील, रिवीजन और रेफरेंस के जितने भी मामले होते हैं वो इनके पास आते हैं। रेवेन्यू बोर्ड अपनी ज्यूरिसडिक्शन चाहे तो सिंगल मेंबर चाहे तो बेंच के तौर पर एक्सरसाइज कर सकता है। सिंगल मेंबर के ऑर्डर के खिलाफ आप अपील में जा सकते हो टू बेंच, ये भी आपका सेक्शन 10 ही बोलता है। अब आ जाइए, दो छोटी छोटी सी बातें। डिस्प्यूट एज टू ज्यूरिसडिक्शन, सेक्शन 8। सेक्शन 8, अगर मान लीजिए कोई विवाद हो जाता है, किसी मामले को लेकर विवाद हो जाता है कि भैया ये मामला तो सिविल कोर्ट में जाना चाहिए, उधर से रेवेन्यू कोर्ट बोल रहा है कि नहीं ये मामला तो हमारे पास आना चाहिए, तो ये कहता है अगर कोई कंफ्यूजन है कि जो मामला है या जो डिस्प्यूट है वो सिविल कोर्ट में जाना चाहिए या रेवेन्यू कोर्ट में जाना चाहिए, या आप रेवेन्यू बोर्ड बोल दो उसमें जाना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? तो यहां पर डिसाइड करेगा हाई कोर्ट। कौन डिसाइड करेगा? हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट को मामला भेजा जाएगा कि साहब कंफ्यूजन है, आप बताइए कौन डिसाइड करेगा, सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा या रेवेन्यू बोर्ड डिसाइड करेगा? तो उस केस के अंदर फिर हाई कोर्ट डिसाइड बताएगा कि भैया कौन डिसाइड करेगा। ठीक है, रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू बोर्ड, ये बात ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कौन डिसाइड करेगा? आपका हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। उसके बाद 8 ये हो गया, 10 में हो गया पावर कैसे एक्सरसाइज होगी। देन सेक्शन 9। सेक्शन 9 बोलता है कि जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, जितनी भी रेवेन्यू कोर्ट्स हैं इन
स्टेट ऑफ राजस्थान, ऑब्वियस राजस्थान की ही बात हो रही है। ये सब सबॉर्डिनेट मतलब कंट्रोल में रहेंगी या इनके ऊपर पावर होगा, सुपरविजन होगा ऑफ रिवेन्यू बोर्ड। तो ये है रेवेन्यू बोर्ड। रेवेन्यू बोर्ड के दो ही काम है, जो भी लोअर में मतलब जो जिले लेवल पे, तहसील लेवल पे जो भी रेवेन्यू कोर्ट है, रेवेन्यू ऑफिसर है, उनका ध्यान रखना वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम डायरेक्शन इशू करना, और अपील रिवीजन रेफरेंस। ये है आपका सेक्शन 9। तो ये हुआ आपका ज्यूरिसडिक्शन को लेकर। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, कोई भी डाउट कुछ भी रहे तो पूछ लेना। ज्यूरिसडिक्शन को लेकर सिंपल सी बात बोली गई है कि भैया ऐसा है कि रेवेन्यू बोर्ड क्या मामले देखता है। रेवेन्यू बोर्ड डायरेक्ट मामले नहीं आते हैं, अपील रेफरेंस रिवीजन में मामले आते हैं। अगर कोई भी डिस्प्यूट उठता है कि मामला रेवेन्यू कोर्ट में जाएगा, सिविल कोर्ट में, कौन डिसाइड करेगा? हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। उसके बाद रेवेन्यू कोर्ट अपनी पावर कैसे एक्सरसाइज कर सकता है? सिंगल मेंबर भी मामला देख सकता है, और एज ए बेंच, बेंच मतलब दो या दो से ज्यादा लोग भी डिसाइड कर सकते हैं। और कंट्रोल या सबऑर्डिनेशन किसके ऊपर होगा? कंट्रोल या सबऑर्डिनेशन पूरे स्टेट के अंदर जितने भी रेवेन्यू कोर्ट है, रेवेन्यू ऑफिसर है, उन सब पे कंट्रोल सबऑर्डिनेशन रेवेन्यू बोर्ड का होगा। ये हुआ आपका ज्यूरिसडिक्शन। अब अपने आते हैं एक छोटा सा पॉइंट है जो आपने बोला था ना, जैसे अभी बात चल रही थी कि भाई हाईकोर्ट को मामला हो सकता है क्या? सर हो सकता है। अभी वही बात करेंगे अपने कि भाई एक तो अपने पढ़ेंगे कि भाई मान लो मामला सिंगल मेंबर ने लिया, वो मामले को रेफर कर सकता है क्या बेंच को? एक। दूसरा, अगर मामला बेंच के पास आया और बेंच मामले को रेफर कर सकती है क्या हाईकोर्ट को? तो दो बातें हैं, एक रेफरेंस टू बेंच, एक रेफरेंस टू, हाँ ठीक है, हाई कोर्ट। 10 तक हो गया। ये है सेक्शन 11, ये है सेक्शन 12, सॉरी सेक्शन 12। तो अब ध्यान देना, ये है रेफरेंस टू बेंच, ये है रेफरेंस टू हाई कोर्ट। बेंच का रेफरेंस का प्रावधान ये है, भाई बेंच का मतलब क्या है? देखो ये रहा, ये इस बेंच की बात कर रहा है। रेवेन्यू बोर्ड की बेंच तो कौन रेफर करेगा? सिंगल मेंबर। भाई मान लो मैं रेवेन्यू बोर्ड का मेंबर हूं, मैं अकेला, मेरे पास मामला है, मैं अकेला ही मामला देख रहा हूं, मेरे को लगता है यार ये मामला तो बड़ा अजीब सा मामला है, मेरे से अकेले से तो डिसाइड नहीं होगा। मैं बोलूंगा कि भैया ये मेरे बस का बात नहीं है, जब बेंच बैठेगा ना उसी दिन देखना। तो मैंने क्या किया? मामला रेफर कर दिया। इसी को इन्होंने थोड़ा सा मतलब अच्छे से लिखा है, क्या लिखा है वो देख लेंगे। पर ये बात ध्यान रख लेना, रेफरेंस टू बेंच कौन करता है? जब मामला सिंगल मेंबर के पास हो, सिंगल मेंबर मामले को रेफर कर सकता है बेंच को। बेंच कौन सी? रेवेन्यू बोर्ड की बेंच, हाईकोर्ट की बेंच की बात नहीं हो रही। फिर आता है हाईकोर्ट को रेफर हो सकता है, हो सकता है। हाईकोर्ट को रेफर कौन करेगा? बेंच। मामला बेंच के पास आता है और बेंच जो है उसको लगता है कि यार ये तो मामला बड़ा अजीब सा है, फिर वो रेफर कर सकता है हाईकोर्ट को। तो अब ध्यान देना, बेंच कब रेफर कर सकता है? इफ मैटर बिफोर सिंगल मेंबर। अगर सिंगल मेंबर के पास मैटर है और उस मैटर के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर कस्टम बोल दो या यूजेज बोल दो, हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, इन शॉर्ट बोलूं तो कानून की किसी इंटरप्रिटेशन का मामला है, तो उस केस में सिंगल मेंबर जो है वो मामले को रेफर कर देगा टू बेंच ऑफ रेवेन्यू बोर्ड, टू बेंच ऑफ रेवेन्यू बोर्ड। ये बात समझ आई कि भाई रेफरेंस टू बेंच का यहां मतलब क्या है कि जो रेवेन्यू बोर्ड की जो बेंच है ना, उसके बारे में बात किया गया है कि भैया अगर मेंबर जो है ना उसके पास कोई मामला आता है, मेंबर के अंदर मतलब मेंबर बोल दो, चेयरमैन बोल दो, पर वो अकेला मामला देख रहा है और उसके अंदर ग्राउंड क्या है कि उस केस के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ बोल दो या फिर कस्टम या फिर यूजेज का मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का मामला आ जाता है, तो उस केस के अंदर जो है, जो क्या कहते हैं, जो ये मेंबर है वो मामले को रेफर कर सकता है टू बेंच। ये आ गया। अब आ जाइए यहां पर रेफरेंस टू हाई कोर्ट में कैसे, एक मिनट यार क्या होता है आज, रेफरेंस टू हाई कोर्ट में सीधा है
मामला जैसे यहाँ सिंगल मेंबर है, यहाँ मामला बेंच के पास होना चाहिए। ग्राउंड क्या है, ग्राउंड में थोड़ा सा चेंज है, तो ध्यान दे देना, रेफरेंस टू हाई कोर्ट, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। इफ मैटर बिफोर बेंच, मैटर किसके पास होना चाहिए, बेंच के पास, और वहां पर क्वेश्चन ऑफ लॉ और यूजेज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ध्यान देना, क्या होना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ तो होना ही चाहिए उस मामले के अंदर भी, पर ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, कि उस क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर पब्लिक का भी इंटरेस्ट है, कि अगर उसको अपने इंटरप्रेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे पब्लिक का भी इंटरेस्ट, या बोल दो पब्लिक को भी कहीं ना कहीं से कोई नुकसान या फायदा होगा। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तब बोला गया है कि आप मैटर को रेफर करेंगे टू हाई कोर्ट। तो ध्यान दे देना एक बात, ये बात ध्यान दे देना, कब रेफर हो सकता है मामला टू बेंच, तो ध्यान देना सिंगल मेंबर रेफर करेगा मामला टू बेंच, कब करेगा, अगर केस के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर यूजेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, इन शॉर्ट कानून की इंटरप्रिटेशन का मामला है। कब जो है मामला रेफर होगा टू हाई कोर्ट, अगर बेंच के सामने, बेंच ऑफ मतलब रेवेन्यू बोर्ड की बेंच के सामने कोई मामला आता है और उनको लगता है कि उसके अंदर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, तब मामला रेफर हो जाएगा टू हाई कोर्ट। दोनों के दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सेक्शन लिख पहले ही बता देता हूं। यहां से अभी तक अपने ने जो पढ़ा, दो सेक्शन और है वो भी बता दें, नोट उसको इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे ध्यान दे देना। 4 इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स पर्पज से बोल रहा हूं, 4 हो गया, 5 7 इंपॉर्टेंट है, 4 7, फिर उसके बाद 8 ज्यूरिसडिक्शन पावर डायरेक्ट इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, 8 ज्यूरिसडिक्शन हो गया, फिर उसके बाद 9 इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, सबऑर्डिनेशन कंट्रोल 8 9 10 कुछ नहीं, 11 12 दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन सा सेक्शन रेफरेंस टू बेंच की बात करता है, कौन सा सेक्शन रेफरेंस टू हाई कोर्ट की बात करता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। उसके बाद सिंपल सा है, 2 सेक्शन है, सेक्शन 13 जो बोलता है कि जो भी डिसीजन होगा वो एज पर मेजोरिटी होगा, एज पर मेजोरिटी होगा। सेक्शन 14 है, वो ये बोलता है कि आप लोग को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, नॉट इंपॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज 13 एंड 14। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, ये अपना खत्म होता है रेवेन्यू बोर्ड। क्या खत्म हुआ अभी अपना, रेवेन्यू बोर्ड। यस, कोई भी डाउट कुछ भी। ठीक है, समझ आ रहा है, समझने को कोई दिक्कत ऐसा कि भाई समझ नहीं आ रहा हो कुछ भी ऐसा? आज थोड़ा स्लो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि अगर अपने इसको शुरुआत में फटाफट पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। यस, समझ आ रहा है, चलो ठीक है, अब आ जाओ टॉपिक पे। इजी है, टॉपिक इजी है, बस ये है कि लैंग्वेज बहुत अजीब सी है इनकी, ठीक है। तो अब आ जाओ टॉपिक पे, क्या नाम है इसका, रिवेन्यू ऑफिसर, रिवेन्यू ऑफिसर बोल दो, रिवेन्यू कोर्ट बोल दो। इससे पहले ना अपने एक हायरार्की समझ लेते हैं, इस हायरार्की को ना याद कर लेना, जैसे आज की क्लास के बाद ना कोशिश करना ये बात आप तुरंत याद कर लो। एक हायरार्की है जो रिवेन्यू ऑफिसर के मामले में या रिवेन्यू कोर्ट के मामले में फॉलो होती है। हायरार्की मोटा मोटी कुछ इस तरह से है, सबसे छोटा होता है नायब तहसीलदार, ठीक है, इनसे ऊपर होता है तहसीलदार, तहसीलदार, इस तहसीलदार के ऊपर आता है आपका असिस्टेंट कलेक्टर, इस असिस्टेंट कलेक्टर के ऊपर आता है सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर के बाद आता है एडिशनल कलेक्टर, अगर कोई है तो। एडिशनल कलेक्टर के बाद आता है आपका कलेक्टर, और कलेक्टर के बाद आता है आपका कमिश्नर, कमिश्नर। अब ध्यान देना, पूरा स्टेट अपने डिवाइड करते हैं, मान लो राजस्थान उठा लेते हैं, ठीक है, ये राजस्थान है, राजस्थान के अंदर मोटा मोटी 50 जिले हैं,
तो लैंड रेवेन्यू एक्ट कर रहा है कि भैया अगर हम बात करें ना, लैंड रेवेन्यू एक्ट के पर्पज से बात करें, रेवेन्यू मामलों के पर्पज से बात कर रहे हैं, तो हर पूरे स्टेट को हमने डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन इनमें डिवाइड कर रखा है, जिसको अपन लोग नॉर्मल संभाग और जिले बोलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर आप उठाओगे तब तो क्या होता है, संभाग बड़ा होता है, जिले उसके पार्ट होते हैं, है ना। पर कानून कहता है, मतलब जो आपका बेयर एक्ट है वो ये बोलता है कि राजस्थान स्टेट जो है वो कंसिस्ट है ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन। क्या है, डिस्ट्रिक्ट भी है और डिवीजन भी है। ओके, बहुत ज्यादा वर्ड टू वर्ड जाने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटी अभी समझते हैं कि स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन दोनों होते हैं। अब आते हैं आगे, फॉर एग्जांपल संभाग हैं, मेरे हिसाब से शायद अभी अपने पास अपने 10 संभाग हैं शायद, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 संभाग हैं, ठीक है, 10 डिवीजन है। अब होगा क्या, ये 10 डिवीजन क्या होते हैं, इसके अंदर जिले बने होते हैं। ठीक है, हमारे प्रैक्टिकली तो क्या होता है, प्रैक्टिकली तो कहानी ऐसी है कि भाई हर संभाग में कम से कम 4-5 जिले होते हैं, ज्यादा भले ही होते हो, 4-5 जिले होते हैं। ठीक है, पर कानून कहता है जरूरी नहीं है कि हर संभाग में जिले ही 4-5 जिले हो सकता है एक जिले को ही एक संभाग बना दिया हो, एक जिले को ही एक संभाग बना दिया हो। तो ऐसा नहीं है कि संभाग जो है वो बड़ा होता है और जिला जो है वो छोटा होता है, ये कोई ऐसा नहीं है, पर प्रैक्टिकली तो यही फॉलो होता है। पर कानून इस बात को कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, कि जो स्टेट होता है उसमें डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट दोनों होते हैं। एक डिवीजन जो होता है ना, उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने को जो समझना है, समझने का जो तरीका फॉलो करना है। स्टेट है जी, अब जो बात बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, जो अभी तक बोल चुका हूं वो छोड़ दो, क्योंकि वो किताब की बातें थी इसलिए मैंने आपको बता दी। ये स्टेट है जी, ये स्टेट है, इस स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट भी होंगे और डिवीजन भी होंगे, बिल्कुल होंगे। तो संभाग हुआ बड़ा, इस संभाग के अंदर फॉर एग्जांपल ये संभाग है, इस संभाग में डिस्ट्रिक्ट भी होंगे, मान लो 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो एक डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं जी, हो सकते हैं। अब अपने डिस्ट्रिक्ट उठा लेते हैं, यहां से अपने एक डिस्ट्रिक्ट उठा लेते हैं, ये 4 नंबर वाला डिस्ट्रिक्ट उठा लिया, ये 4 नंबर वाला डिस्ट्रिक्ट उठा लिया। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिवीजन होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया जाता है ना पार्ट्स में, सब डिवीजन। अब आते हैं सब डिवीजन, मान लो ये सब डिवीजन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब अपने इस वाले सब डिवीजन को उठा लेते हैं, जो कुछ मोटा मोटी इस तरह का बना। ठीक है, इस सब डिवीजन के अंदर तहसील होती है, क्या होती है, तहसील होती है, कितनी भी हो सकती है। फिर तहसील के अंदर भी क्या होती है, सब तहसील होती है, जिसको नॉर्मली अपने उप तहसील बोलते थे। तो ध्यान देना, क्या होता है, डिवीजन, डिवीजन के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है सब डिवीजन, सब डिवीजन के बाद आता है तहसील, तहसील के बाद आता है उप तहसील या फिर सब तहसील। ठीक है, अब अपने इसको लिख देते हैं, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पार्ट डिवाइड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सब डिवीजन, सब डिवीजन के अंदर क्या होती हैं, तहसीलें होती हैं। तहसील का भी हो सकता है आगे कोई डिवाइड कर दिया हो, जिसको अपने बोलते हैं सब तहसील, और होता है। ठीक है, तहसील, सब तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, ये सब आपने देखे होंगे, हो सकता है आप लोगों ने कभी गौर नहीं किया होगा, पर होंगे आपके आसपास जरूर। अगर आप 100 किलोमीटर, 100 तो नहीं बोलूंगा, 300 किलोमीटर का दायरा उठाओगे तो कोई एक ऐसा एरिया होगा जो होगा तो गांव, नॉर्मली उसको गांव मानते होंगे, पर वो लगभग इतना डेवलप हो चुका होगा कि उसको सब तहसील की उपाधि मिल चुकी होगी, कागजों में वो सब तहसील बन चुका होगा। या चलो, मैं जहां पे रहता हूँ वो तहसील है, ठीक है, आसपास कई ऐसे गांव हैं, एक एक दो ऐसे गांव हैं जो लगभग काफी अच्छे डेवलप हो चुके हैं, वो सब तहसील बन चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट तो चलो आप सबको ही पता है, डिवीजन आप सबको ही पता है ना, जैसे डिवीजन बीकानेर, बिल्कुल डिवीजन बीकानेर है, ये क्या है, जैसलमेर है, ये सब हो गया। अब ध्यान देना, जो अपने ने हायरार्की की बात की थी ना, कि यार ये हायरार्की होती है, कैसे होती है, ये समझ गए। सबसे बड़ा संभाग, जिला, उप जिला, फिर तहसील, उप तहसील। डिवीजन का हेड होता है सर कमिश्नर, डिवीजन जिसको संभाला जाता है ना, जिसको संभालने के लिए दिया जाता है, वो होता है सर कमिश्नर। क्या होता है, कमिश्नर। अब ध्यान देना, एक बात यहां बता देता हूं, हाँ बिल्कुल ठीक है, सब तहसील है और भी बहुत गांव है जो सब तहसील है। तो कमिश्नर, एक बात ध्यान रखना, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशनल का मतलब क्या होता है, बराबर की रैंक वाला। मान लो आप लोग कलेक्टर, सॉरी आप लोग डिस्ट्रिक्ट जज बनोगे, आपके साथ हो सकता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी बनाओ, बैठा हो,
तो बराबर की रैंक वाला होता है एडीजे भी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी बराबर की रैंक वाला होता है। पर जब हम यहां बातें करेंगे ना कि भाई कमिश्नर है, कमिश्नर के कंट्रोल में कौन कौन लोग होंगे, तो हम कहेंगे कमिश्नर के साथ अगर बराबर में एडिशनल कमिश्नर भी है ना, वो भी इसके कंट्रोल में होगा, वो भी इसके सबऑर्डिनेट माना जाएगा, जूनियर माना जाएगा। सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर माना जाएगा। तो ये बात यहां ध्यान रखना। नॉर्मली प्रैक्टिकली हम लोग एडिशनल को बराबर का मानते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग क्या बोलते हैं, बराबर का है। पर ये यहाँ ध्यान, यहाँ रेवेन्यू वाले एक्ट के अंदर ध्यान देना, एडिशनल को इन्होंने क्या बोला है, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अपने आगे बात करेंगे ऐसी सबऑर्डिनेशन के टॉपिक में, तो बात यहां क्लियर रख लेना। कमिश्नर हुआ, बाकी जो भी हो, एडिशनल कमिश्नर, मान लो असिस्टेंट कमिश्नर, वो सब इसके अंडर होंगे। डिस्ट्रिक्ट पे कौन बैठेगा, कलेक्टर। अब इसके बाद इसके साथ जो भी होगा, एडिशनल कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, वो सब इसके सबऑर्डिनेट होंगे। सब डिवीजन पे कौन बैठेगा, सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीओ जिसको अपने बोलते हैं ना, सब डिविजनल ऑफिसर, जिसको अपन लोग सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं। तहसील पे बैठेगा तहसीलदार, और सब तहसील पे बैठेगा, वैसे तो सब तहसील पे भी नायब भी बैठ सकता है, तहसीलदार भी बैठ सकता है, पर अपने लिख देते हैं नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया कि भैया आपको हायरार्की का हो जाएगा। तो अब ध्यान देना, सबसे छोटा होता है नायब, नायब से ऊपर होता है तहसीलदार। अब ध्यान देना, सब डिवीजन पे तो सब डिविजनल ऑफिसर बैठता है, अपने ने एक पोस्ट लिखी थी असिस्टेंट कलेक्टर, कहाँ गई, वो यहाँ है सर, इस लेवल पे है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सब डिविजनल ऑफिसर और असिस्टेंट कलेक्टर सब डिविजनल ऑफिसर के सबऑर्डिनेट होता है, क्या होता है सर, तहसीलदार है, फिर असिस्टेंट कलेक्टर है, फिर सब डिविजनल ऑफिसर है, फिर उसके बाद कलेक्टर हो गया, फिर एडिशनल कलेक्टर उसके बराबर का हो गया, फिर कमिश्नर हो गया और एडिशनल कमिश्नर। तो डिवीजन का हेड कमिश्नर होता है, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होता है, सब डिवीजन में सब डिविजनल ऑफिसर, तहसील में तहसीलदार, ये कहते हैं उप तहसील में नायब तहसीलदार। असिस्टेंट कलेक्टर जो है वो तहसीलदार से बड़ा होता है पर एसडीओ से छोटा होता है। ये बात मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबऑर्डिनेशन में कौन किसके कंट्रोल में होता है, उस समय ये बात ध्यान रखना। क्योंकि नॉर्मली हम लोग को होता है कलेक्टर मतलब असिस्टेंट कलेक्टर मतलब कलेक्टर के अंडर होगा, नहीं सर, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, फिर एसडीओ आता है, असिस्टेंट कलेक्टर एसडीओ के अंडर माना जाता है। ये हायरार्की होगी, ये एक हायरार्की है जो ध्यान रख लेना। हाँ जी, ऐसे तो कई चीजें हैं जो नहीं होती हैं, पर ठीक है अपने को पढ़नी है ना। असिस्टेंट कलेक्टर अपन लोग नहीं सुनते हैं, अपने लोग इवन एडिशनल भी नहीं सुनते हैं, एडिशनल कलेक्टर भी अपन लोग नहीं सुनते हैं प्रैक्टिकली, बहुत रेयर कोई हो सकता है जहां पर हो, बट एडिशनल कलेक्टर अपने ने कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, नायब तो ये तो बहुत चलता है, नायब तहसीलदार, किसी भी नए तहसील, जो भी नया आरएएस बनता है ना, तहसीलदार नया बनता है, उसको नायब ही रखा जाता है कई सालों तक, फिर उसको तहसीलदार बनाया जाता है। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाली बात है, नए नए बनोगे तो जेएम बनोगे, 5 साल तक जेएम रहोगे, फिर उसके बाद एसी जेएम बनोगे, सेम यहाँ ये बात है। ठीक है, तो अब एक बार थोड़ा ध्यान दे देना, ये याद करना है अपने को, ये अपने को याद करना है। अगर अपने को ये याद नहीं है ना, तो ये मान लो कि भाई अपने बार बार जो अपने ये रिवेन्यू ऑफिसर की बातें पढ़ेंगे ना, अपने बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे कि यार ये क्या है, क्या बोल रहा है ये। तो ध्यान दे देना, ये हायरार्की याद करनी है। कैसे याद करोगे, आपकी इच्छा है, चाहे तो याद ऑफिसर से कर लो, चाहे ऐसे कर लो कि सबसे बड़ा डिवीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सब डिवीजन, फिर तहसील, फिर सब तहसील, और फिर उसके बाद डिवीजन में कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है, सब डिवीजन में कौन होता है, तहसील में कौन होता है, सब तहसील, और फिर असिस्टेंट कलेक्टर। आप चाहे ऐसे याद कर लेना। एक ये चीज है, एक और चीज याद करनी है, इसको लेकर कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना है तो फिर एक चीज है जो याद करनी है, इसीलिए 5 मिनट और चाहिए बस मुझे आपके। ठीक है, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, तहसील, सब तहसील, ये याद करना है अपने को। ठीक है, एक ये हो गया, इसको चाहे कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको हटा देना, चाहिए छोड़ दो इसको, बाद में देख लेंगे, इतना एक बार याद कर लेना। अब एक और चीज है, बस छोटी सी लास्ट चीज है, कमिश्नर हो गया, चलो कमिश्नर तो अपने ने पढ़ ही लिया, कमिश्नर
सेटलमेंट कमिश्नर और डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड। सेक्शन नंबर इनके बाद में करेंगे। एक बार जो आज का आपको चीजें जो याद करनी है वो ध्यान देना। कमिश्नर, सेटलमेंट कमिश्नर और डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड क्या है, कौन से सेक्शन पे, उसको एक बार छोड़ देना। कमिश्नर तो सर डिवीजन लेवल पे होता है। कौन से लेवल पे होता है? डिवीजन लेवल पे, संभाग लेवल पे, जो अपने पढ़ रहे हैं ना, जो अपने वही सेम है। सेटलमेंट कमिश्नर ना सर पूरे स्टेट का हेड होता है, स्टेट लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे। तो सेटलमेंट कमिश्नर इस हायरार्की में नहीं आता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक ऑफिसर होता है, मतलब जो हेड होता है, एक सेटलमेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, सेटलमेंट डिपार्टमेंट होता है जिसका स्टेट लेवल हेड होता है सेटलमेंट कमिश्नर। ये जो सेटलमेंट डिपार्टमेंट होता है इसमें रखे जाते हैं सेटलमेंट ऑफिसर्स। सेटलमेंट ऑफिसर्स ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठते हैं। कहां बैठते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सेटलमेंट ऑफिसर्स ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठते हैं। तो एक ये चीज ध्यान रख लेना कि भाई सेटलमेंट कमिश्नर होता है जो स्टेट लेवल पे होता है, जो सेटलमेंट का काम करते हैं। इसके सेटलमेंट जो सेटलमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो इसके अंडर काम कर रहे होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। फिर होता है सर एक डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड। अभी अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, सेक्शन 3 में लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर क्या काम होता है? लैंड सर्वे कर, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। इनका जो स्टेट लेवल हेड होता है, जो स्टेट लेवल हेड होता है उसको बोला जाता है डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड। इसके नीचे काम कर रहे होते हैं ये लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। ये लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर भी कहां होते हैं? वही सेम डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल, ये सब इसके नीचे काम कर रहे होते हैं। तो जब ये नाम सुना ना, सेटलमेंट कमिश्नर, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड, इसको यहां मत फंसाना, इधर मत घुसा लेना। ये सर एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, डिवीजन पे, डिस्ट्रिक्ट पे, सब डिवीजन पे, तहसील पे, सब तहसील पे, ये इसका काम है, ठीक है। इसमें इनका कोई लेना देना नहीं है, ये अलग डिपार्टमेंट है। ये लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का काम होता है, इसके अंदर डायरेक्टर हेड होता है। लैंड रिकॉर्ड मतलब इसका काम होता है लैंड के सर्वे करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना। उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है स्टेट लेवल, उसको बोला जाता है डायरेक्टर। इसके नीचे होते हैं लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, तहसील लेवल पे होते हैं। सेटलमेंट कमिश्नर ये सेटलमेंट डिपार्टमेंट का हेड होता है जो स्टेट लेवल पे होता है। तो इनका जब नाम सुनना तो इनसे कंफ्यूज मत करना, कोई भी डाउट कुछ भी इन चीजों के लिए। ये एक बेसिक चीज है। अभी अपने इसके सेक्शन पे इसलिए नहीं गए क्योंकि अभी ये टॉपिक समझो, क्या ऑफिसर होते हैं, किस लेवल पे होते हैं, क्या हायरार्की होती है, क्या हायरार्की होती है, ये चीजों पे कोई भी डाउट कुछ भी इन बातों को लेकर, ठीक है। ये जो कमिश्नर है वो तो वही है, पर सेटलमेंट कमिश्नर और डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड अलग चीजें हैं। ठीक है, कोई भी डाउट कुछ भी। डिवीजन लेवल पे कमिश्नर हो गया, एडिशनल कमिश्नर हो गया, कलेक्टर हो गया, एडिशनल कलेक्टर हो गया, असिस्टेंट हो गया, सब डिविजनल ऑफिसर, इसके अंदर कुछ नहीं चाहिए। तहसील पे तहसीलदार हो गया, सब तहसील पे नायब तहसीलदार हो गया, ठीक है। ये हो गया। सेटलमेंट कमिश्नर में एडिशनल भी हो सकता है, एडिशनल की भी पोस्ट होती है। डायरेक्टर के अंदर भी एडिशनल की भी पोस्ट होती है और असिस्टेंट की भी पोस्ट होती है। बस कमिश्नर में एडिशनल की भी पोस्ट होती है, ठीक है। अब ये आपको याद करके आना है, ये चीज आपको याद करनी है, क्योंकि अगर आपको ये चीज याद नहीं होगी आप लोग को रेवेन्यू ऑफिसर समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि हमारा अब रेवेन्यू ऑफिसर का टॉपिक पता है क्या है? रेवेन्यू ऑफिसर में अपने पढ़ेंगे, जैसे अपने अभी बात की ना, स्टेट किस में डिवाइड होता है, संभाग में, जिलों में, जिले क्या होते हैं, जिले के आगे क्या डिवाइड हो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, सब इन्हीं की बातें करेगा। कमिश्नर किस में अपॉइंट होता है सेक्शन में, आपका सेटलमेंट कमिश्नर किस में है, आपका डायरेक्टर किस में है, आपका लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट कलेक्टर, कलेक्टर, ये कौन से सेक्शन में अपॉइंट होते हैं, ये सब। तो वो कहां पे अपॉइंट होते हैं, कौन से सेक्शन में, ये तो अपने को पता है, पर जैसे ही वो अपने से पूछेगा सबऑर्डिनेशन बताओ, कौन किसके कंट्रोल में है, एक तो वो रट रहे हैं, चल रहा है जी, रट्टा चल रहा है कि ये इसके होता है। हायरार्की पता होगी तो हम मोटा मोटी तो वैसे ही क्लियर रहेंगे कि हाँ यार ये हायरार्की होती है तो ये इसके कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। तो हायरार्की पहले पढ़ेंगे। यस, कोई भी डाउट कुछ भी अभी तक? अब क्लास आगे करनी है तो बताओ, वरना अभी क्लास खत्म करें। अगर क्लास आगे कर सकते हो तो कंटिन्यू करें, वरना अभी क्लास खत्म कर देते हैं। बताओ क्या मूड है? टॉपिक इजी लगा होगा क्योंकि टॉपिक इजी है। दोबारा बोल रहा हूं, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट मुश्किल नहीं है, नो डाउट उसकी हवा बनाएगी। मैंने आपको क्लास चालू करने से पहले बोला था कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट मुश्किल नहीं है, सिर्फ
फ्रेमिंग मुश्किल है। जो इन्होंने ड्राफ्टिंग की है ना एक्ट की, वो इन्होंने ड्राफ्टिंग बड़ी अजीब सी की है। ठीक है, चलो आ जाओ टॉपिक पे। अपने ने रिवेन्यू बोर्ड पढ़ लिया, चलो 5 मिनट अब कह ही दिया तो 5 मिनट अपने क्लास कर लेते हैं। अपने ने रिवेन्यू बोर्ड पढ़ लिया है, एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ रिवेन्यू बोर्ड के बाद। अब आते हैं अपने रिवेन्यू ऑफिसर। बट रिवेन्यू ऑफिसर से पहले ना एक टॉपिक बनता है, जो क्या बनता है, डिवीजन। आज का बहुत है, चलो ठीक है। चलो भाई, मेजोरिटी जिस तरफ है, मेजोरिटी भाई डिवीजन डिसीजन मेजोरिटी से। चलिए एमके जी, कोई बात नहीं, अपने कल क्लास कर लेंगे, ठीक है। टॉपिक इजी है तो चीजों को थोड़ा आराम से पढ़ना, आराम से कर जाओगे। बस इंडेक्स है यार, 260 सेक्शन है, इंडेक्स आपको तंग कर सकते हैं। और शुरू के जो 87 इंडेक्स है ना, बस वो पढ़ लेना। कैसे इंडेक्स याद करोगे वो भी मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट इंडेक्स बता दिए जाएंगे। चलो अब फिर क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू। कोई भी डाउट रहे, कुछ भी रहे तो पूछ लेना। और एक चीज और, रिवेन्यू एक्ट थोड़ा सा इजी लेकर चलेंगे अपने, मतलब जो टॉपिक मेरे को ऐसा लगा ना कि हाँ यार यहाँ पे भागेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो अपने इजी लेकर चलेंगे। तो आप लोग बस इतना कर लेना। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है। बस आप लोग इतना कर लेना कि वो जो अपनी एक स्ट्रेटेजी है ना भाई, रोज 2 घंटा जो हो चुके हैं एक्ट उनको देना है सीक्वेंस से, वो करना है यार, वो मत स्किप कर देना। वरना लिटरल बता रहा हूँ, जैसे आप मेरे को बोलो मैंने रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको पढ़ा है, मैंने रजिस्ट्रेशन एक्ट भले ही आपको पढ़ा, पर मैंने उसके बाद तो मैंने तो खुद नहीं देखा रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो मुझे भी मोटा मोटी से याद रह जाता है कि हाँ यार कुछ ऐसा ऐसा था। पर अगर आप मेरे से एग्जैक्ट पूछ लो कौन सा सेक्शन नंबर क्या था कैसे था, नहीं याद रहता। और डेफिनेशंस तो ऐसी चीजें हैं जिनको आप जितनी बार पढ़ोगे तब जाके याद होंगे। ओके, तो ये वाला काम मत करना, वरना ये है कि पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो 2-2 घंटा रोज देके रिवाइज करते रहना, कुछ नहीं है, एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। चलो अब क्लास खत्म करते हैं, कोई डाउट हो कुछ भी हो तो पूछ लो। चलिए जी, ठीक है, थैंक यू। नोट्स मैं इसके भिजवा दे रहा हूँ, बाकी कोई डाउट रहे तो आप पूछ लेना।